ठीक है। तो हमने काफी चीजें उसमें कवर कर ली थी। तो आप क्या मुझे बताना पसंद करेंगे, हाउ मेनी टॉपिक्स वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, और क्या क्या चीजें थी जो हमने डिस्कस की थी, जिन पे हम बात करते रहे हैं, और कौन से इश्यूज से, और कहाँ से हमने पिछला लेक्चर स्टार्ट किया था। डोंट हैव अ गुड मेमोरी आई गेस, क्योंकि आपने चैप्टर भी गो थ्रू नहीं किया। और स्पीक ऑनेस्टली स्पीकिंग, किस किस ने चैप्टर गो थ्रू किया है, जरा मुझे बताओ ना। आपको मिल तो गए हैं, अब डोंट हैव एनी एक्सक्यूज कि हमें चैप्टर नहीं मिले। ये जिसने भी आपको चैप्टर शेयर कर दिए उसने बड़ा अच्छा काम किया। अब तो आपको शेयर हो गए ना चैप्टर, कितने लोगों ने। Okay, in the previous lecture, we had been discussing basically Muslim political struggle in the subcontinent, and second part उसका जो है हमने start कर लिया था, because the first part of Muslim political struggle was consist of the range 1858 to 1920, जिसके अंदर बड़े सारे issues को हमने cover किया था, especially the role of Sir Syed and the आपने constitutional development in the subcontinent, इंडियन काउंसिल लेजिस्लेटिव एक्ट जो था 1861 वाला, फिर हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी एंड द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, आफ्टर दैट द शिमला डेपुटेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग मिंटो मॉले रिफॉर्म 1909 एंड लखनऊ पैक्ट। ठीक है, एंड आफ्टर ऑल मॉन्टी चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 तक जो हुई थी उसको हमने कवर किया था। और उसके बाद पिछले लेक्चर के अंदर जो सेकंड पार्ट हमने स्टार्ट किया था, we had been discussing basically, you can say the Delhi proposal and the Nehru report, in the reaction of Delhi proposal, और नेहरू रिपोर्ट के रिएक्शन में obviously you have 14 points of Sir Jinnah and the importance of the 14 point, and राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन 1930s and 32 तक जो रही है, और उसके रिजल्ट में कैमुअल अवार्ड, एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, and after that election of 1936, and the results of election, formation of Congress ministries, and the resolution, the Lahore resolution 1940s तक हमने, we had covered all these topics previously. So we will start from the, you can say, the August offer and the Cripps mission, ठीक है। तो हम अगस्त ऑफर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि as you know कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉर स्टार्टेड इन द 1939 के अंदर जो है, पूरी दुनिया में स्पेशली वर्ल्ड वॉर वॉर स्टार्टेड इन द यूरोप, एंड द स्टार्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट वाज द यूरोप, एंड हिटलर वर मेन cause of the ambitious man, and you can say, and many people like a Hitler, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती क्यों वो पसंद करते हैं। तो हिटलर की वजह के अंदर डिफरेंट कंट्री में, तो वहां से वो स्प्रेड ओवर द यूरोप, और यूरोप को कवर करती करती, एंड दिस वॉर हमेशा से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हैज इट्स ओन डायनामिक्स, इट्स ओन इम्पोर्टेंस रखती हैं, तो उसी को अपना imperialism, अपना अपनी पावर दिखाती है कि ओके वी आर अ ग्रेट पावर्स एंड वी हैव अ सुप्रीमेसी ओवर द स्मॉल नेशन। जिस तरह एक मोहल्ले में ही, या एक कॉलोनी में, या एक गांव के अंदर किसी के पास बड़ा रिसोर्सेज हो, बड़ा पैसा हो, या बड़ी वेल्थ हो, या पावर हो, तो वो बंदा जो है स्पेसिफिक आदमी, वो उसको शो करेगा मुख्तलिफ तरीकों से। तो इलेक्शन लड़ेगा, नहीं तो वो कुछ इस तरह के काम करेगा कि जिससे लोगों के ऊपर उसका जो है ना वो सिक्का जम जाता है, या उसका रोब पड़ जाए। वो कुछ चार लोग रखेगा जो मार धाड़ करेंगे, वो गन्स होंगे, अपना वो गाड़ियां दिखाएगा, कुछ गार्ड्स उसके साथ जा रहे हैं, वो इस किस्म के गैंग्स को वो लीड करेगा। तो ये जो वर्ल्ड पार्स हैं, तो ये बड़ी डिसेंट लगती हैं, बट
these big wars playing a same sort of दिखाती है और उसके बाद इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, रिसोर्स पे कब्जा करते हैं। ब्रिटेन जो था द सेंट्रल पावर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार होता है, जिससे आप कहते हैं सुपर पावर दुनिया की उस टाइम में सबसे बड़ी ऑलमोस्ट कह सकते हैं, तो उसमें शुमार हो रहा था। तो अब भी ऐसे रिसोर्सेज भी ज्यादा थे, तो हिटलर की भी कुछ ऐसी ही इंटेंशन थी कि वो भी दुनिया के अंदर ना भी अपना इंपीरियलिज्म दिखाए, और दुनिया में और बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, वो सारे हिटलर की लीडरशिप को माने। ऑब्वियसली क्योंकि ही बिलोंग फ्रॉम द फाशिस्ट पार्टी, फाशिज्म से बिलोंग करता था जो उसकी पार्टी थी, तो उनका एजेंडा यही था कि हम किसी दूसरे की ओपिनियन नहीं सुनते, क्योंकि फाशिस्ट पार्टी जो होती है ना, उसके अंदर कोई डेमोक्रेटिक रूल नहीं होता, वो एक अथॉरिटेरियन पार्टी होती है जिसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है। तो वो एक डिक्टेटरशिप तरह का रूल जो है बाकी दुनिया में भी लेके आना चाह रहा था। ऑन द अदर हैंड जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज से वो एफर्ट कर रहे थे, उनको पता था कि अगर इसका ये इंपीरियलिज्म फैल जाता है पूरी दुनिया में, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इससे ये तबाह करके रख देगा और लोगों की जिंदगियां जो है ये अजियतनाक हो जाएंगी। तो उस टाइम में भी दो ग्रुप्स बन जाती हैं। इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड देयर वर टू ग्रुप्स। वन साइड जो थी वो एक्सिस से, एक्सिस वाज कंसिस्ट ऑफ यू कैन से द जर्मनी एंड द इटली, एज वेल एज कह सकते हैं कि जापान बाद में शामिल हो गया था, कुछ और भी छोटे बड़े कंट्रीज थे। तो अलाइड फोर्सेस थी इनके मुकाबले में। तो अलाइड कंट्रीज में ब्रिटेन वाज ऑन द नंबर वन, और फिर उसके साथ जो अलाइड फोर्स जो कंट्रीज थे, यूएस से बाद में शामिल हुआ, फ्रांस वाज द मेन अलाइड ऑफ द ब्रिटेन एंड द रशिया। ये चार मुल्क थे जो अलाइड कंट्रीज कहलाते थे, और इनके दरमियान जंग शुरू हो जाती है अलाइड में और एक्सिस में। So that time जो था Germany achieved a quickly victories in the Second World War, and it was a great difficulty and the great you can say some sort of crisis, and Germany was posing a serious crisis and a disaster in the whole Europe that time। and उसके बाद क्या होता है कि जर्मनी जो है ये एडवांसमेंट स्टार्ट करते हैं। इनिशियली initially in the war, Germany took a many victories in the war। फ्रांस के ऊपर ऐसे अटैक करते हैं हिटलर कि फ्रांस तबाह ही हो जाता है, आधा फ्रांस ये तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर सारा खत्म कर देते हैं। तो और फिर ऑन द लेटर स्टेजेस जो है फ्रांस की कुछ आर्मी जो है वो रिट्रीट करती है, तो इनको बाहर निकालती है, और ऊपर से फिर ग्रेट ब्रिटेन जो है वो भी एफर्ट करके इन्हें पीछे, हिटलर को पीछे कर देता है। बट इनिशियली जो एडवांसमेंट थी ये बहुत ज्यादा इसकी हो गई थी। उसका रिजल्ट क्या होता है कि नॉर्थ अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जितने भी हैं जहाँ पे अलाइड फोर्सेस आर फाइटिंग अगेंस्ट द एक्सिस फोर्सेस, तो वहां पे भी अच्छी खासी ह्यूमिलिएशन इनको देखनी पड़ती है। इन द सेम वे जापान वाज अ फ्रेंड ऑफ द जर्मनी, एक्सिस में था, वो उस ग्रुप के अंदर था। एंड जापान वाज एडवांसिंग इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, अगर आप मैप देखें तो उसके अंदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं ये साउथ एशिया के साथ की नेबरिंग कंट्रीज। साउथ एशिया में तो पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका आ जाते हैं। साउथ ईस्ट एशियन में जापान, स्वीडन, ये अपना थाईलैंड और साउथ कोरिया और मलेशिया, इंडोनेशिया और म्यांमार वगैरह, ये सारी कंट्रीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो अब जापान वाज एडवांसिंग एंड यू कैन से गेटिंग विक्ट्रीज इन द साउथ ओवर द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, क्योंकि बड़े सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऐसे भी थे जहाँ पे जो ब्रिटिश की कॉलोनी बने हुए थे, लाइक इंडिया। तो सब कॉन्टिनेंट भी ब्रिटिश की कॉलोनी था, और म्यांमार जो था वो भी ब्रिटिश की कॉलोनी था, पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। तो इसके साथ छोटे बड़े कंट्रीज और भी थे जो ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट थे। और जापान में जो है ना, ब्रिटेन आर्मी जितनी थी उसे डिफीट कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। एट दैट टाइम मामला तो यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि जापानीज फोर्सेस वर नॉकिंग द डोर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ तक पहुंच जाती हैं उनकी जो फौजी हैं, म्यांमार तक आ जाती हैं अटैक करती करती।
और म्यांमार में वो आके जो है डेफिनेटली उसके बाद नेक्स्ट टारगेट वाज इंडिया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो था, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जब 1940 एक साल गुजरने के बाद एंड जो ब्रिटिश हैं तो ये चाहते हैं कि दे वांटेड टू गेट सम कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियन पीपल्स। तो डेफिनेटली अभी हम इसको स्लाइड को देखते हैं कि वो अगस्त सफर क्या थी। तो ब्रिटिश either due to the constraint of resources or due to pushing by the United States and other allies to induct the support of the main political parties of the India। क्योंकि जब जंग शुरू होती है उसके बाद 1940s के अंदर जंग जो होती है ना ये अकेले नहीं आती, इसमें बड़ा सारा आपको पैसा खपाना पड़ता है, बड़े सारे रिसोर्सेज जो है ना वो खपाने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली दो बड़ी जंग थी, ये बहुत ज्यादा इसमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे। तो दैट्स वाई जो ब्रिटेन था ये चाहता था कि ड्यू टू द लेस रिसोर्सेज हम मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे कोऑपरेशन लेती हैं और सब कॉन्टिनेंट से हम बड़े सारे जो रिसोर्सेज हैं वो यूज करेंगे। एंड द मैन पावर वाज द मेन इशू, क्योंकि लड़ने के लिए फौज की जरूरत होती है और इंडिया से बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट इन्होंने लेके गए थे फोर्सफुली। ये उस टाइम यंग लड़कों को रिक्रूट करके ले गए थे 1940 और 1941 के अंदर। तो दैट्स वाई। और ऑन द अदर हैंड जो यूएसए था वो भी चाहता था कि बेसिकली दे वर पुशिंग टू द ब्रिटेन गवर्नमेंट कि आप इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से कुछ कोऑपरेशन लें, आप उनके साथ किसी कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं, किसी एग्रीमेंट में जाएं। बिकॉज जो यहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी टसल स्टार्ट हो गई ये थी दैट टाइम विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि हमेशा से रही थी, क्योंकि ये हुक्मरान बन के यहाँ पे आए जिन्होंने कब्जा किया था। और यहाँ के जो लोकल लोग थे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो कहते थे कि आप इंडिया छोड़ के जाओ, तो एक टसल तो थी। तो यूएसए भी चाह रहा था कुछ मामला उनके ठंडे हो ताकि यहाँ से बहुत ज्यादा कोऑपरेशन हमें मिल सके। बट फिर होता क्या है, as a result of the Viceroy issue a statement on the August 8, 1940, it is it was known as it was called the August offer। तो जो अगस्त में एक ऑफर कराते हैं वो which outlined stated that the measures to please both Congress and the Muslim League but ended up dissatisfying both of them। कि वो इनिशियली एक ऐसी जो है वो एक ऑफर देता है ताकि पोस्ट मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ की उन्हें खुश कर दे। और वो एक ऐसा पैकेज उसने कहा मेरे पास है जिससे आपको जो है ना वो हम आप खुश हो जाएंगे, आपको आजादी मिलेगी। चलिए लेट्स डिस्कस कि वो क्या ऑफर थी जो अगस्त में वायसराय इनको करवाता है। This offer means that the British were prepared to induct the Indian leaders to the government of India, and at the end of the war, India would be the granted dominion status। तो ये एक वेग स्टेटमेंट जो है ना वो देते हैं अगस्त सफर के अंदर कि हम जो है आपको वॉर खत्म होने के बाद और आपके जो लोग हैं उन्हें यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका साइज और बढ़ा देंगे और इंडिया को हम कुछ सेल्फ गवर्निंग एक स्टेटस हम दे देंगे। ये एक बड़ी इट वाज अ ग्रेट ऑफर। बट आपको पता होगा कि हमने इनिशियली भी डिस्कस किया था द लास्ट लेक्चर के कांग्रेस रिजाइन फ्रॉम द मिनिस्ट्री, क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे 1937 के अंदर तो कांग्रेस ने उस इलेक्शन को विन कर लिया था और मुस्लिम लीग जो थी वो विन नहीं कर सकी थी। तो उसके रिजल्ट के अंदर कांग्रेस बेसिकली एस्टेब्लिश मिनिस्ट्रीज फ्रॉम द 8 प्रोविंसेस और कांग्रेस ने मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था 1939 के अंदर। तो इट इज हैविंग सेड दैट कांग्रेस बेसिकली हैड इशू विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट के आप ये नहीं एंड यू आर बेसिकली इंक्लूडिंग एंड यूजिंग द Indian man force, Indian forces, Indian people and the resources from the India in your war। ठीक है, तो आप उनका ये स्टांस था कि आप अपनी जंग के अंदर हमारे लोगों को रिक्रूट क्यों कर रहे हो या हमारे लोग जो ट्रूप्स हैं ये क्यों भिजवा रहे हैं और हमारे रिसोर्सेज क्यों आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपकी अपनी जंग है, हमें इसमें इन्वॉल्व ना करें, हमें खाम खाम हमें तबाह ना करें। तो इसी बेसिस के ऊपर आके उन्होंने मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था। विद दैट टाइम जो वाइसराय था उसने कहा था कि जो है इस किस्म का कुछ भी हम नहीं देंगे, हम यहाँ के ट्रूप्स भी डेफिनेटली लेके जाएंगे
ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रूलिंग हियर, तो वो भी कहते हैं कि हमारा राइट बनता है हम जैसे मर्जी रिसोर्सेज यूज करें। तो इसी स्टांस के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था, और सूरत हाल यहाँ पे थोड़ी सी हीटेड हुई हुई थी। जो पोलिटिकल क्लाइमेट था यहाँ का, इंडिया का, वो थोड़ा हीट अप हुआ हुआ था। और दिस वाज द रीजन कि यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कह रहा था कि आप इनके साथ कोई कोलिशन बनाएं, कुछ इनसे कोऑपरेशन लें, क्योंकि यहाँ का पॉलिटिकल क्लाइमेट ठीक नहीं है, और जो वॉर एफर्ट्स हैं वो रिड्यूस हो रही हैं। वॉर के अंदर हमें ज्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है और ज्यादा मैन पावर रिक्वायर्ड है, एंड सब कॉन्टिनेंट वाज अ कंट्री हु कैन प्रोवाइड द रिसोर्सेज एनफ एंड द मैन पावर स्पेशली ट्रूप्स तो फॉर विनिंग द वॉर। तो इसीलिए वो अगस्त ऑफर कराते हैं। तो डेफिनेटली अब देखते हैं कि अगस्त ऑफर को जो है मुकम्मल करने के लिए यहाँ पे एक डेलीगेशन भिजवाया जाता है। जी, आपको स्लाइड यस नजर आ सर, रही है? साइड नजर आ रही है। क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? क्रिप्स सर मिशन 1942। चलें, ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया ना कि आप अटेंटिवली देख रहे हो और सुन रहे हो, ये नहीं कि आप सो रहे हो। ठीक है, तो ये जो अगस्त ऑफर है इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट मटेरियलाइज करती है ऑन द लेटर स्टेजेस, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ डेलीगेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मिस्टर क्रिप्स के अंडर एक डेलीगेशन बनता है। तो ही वाज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द वॉर कैबिनेट इन द इंग्लैंड। तो उस दौरान ही वाज ऑन द गुड पोजीशन, एक बड़ा उनका, ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन द पार्लियामेंट। तो उनका बड़ा खास था। उसे एक जो है ना ऑफर देके भेजती हैं, एक पैकेज देके भेजती हैं कि आप इंडिया जाओ, डिस्कस दिस पैकेज विद द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, और उन्हें मनाओ, उन्हें एक एग्रीमेंट में लेके आओ कि वो यहाँ पे एक गवर्नमेंट जो है ना जो रिजाइन किया है, ये इंडिया बगैर गवर्नमेंट के ही चल रहा है। तो उन्हें आप ये पैकेज सुनाओ कि हम इस किस्म का आपको पैकेज देंगे। आप इन द रिस्पॉन्स ऑफ द पैकेज डेफिनेटली द पॉलिटिक्स इज अ, इसको आप समझिए जरा। पॉलिटिक्स जो है ना कि एक नहीं है कि बस ठीक है कि हम आपको पैकेज दें। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ गिव एंड टेक, इसके अंदर कुछ लेना है कुछ देना है। और जो जितने भी पॉलिटिशियन है हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी जो है इसी किस्म की गेम ही करते हैं कि हु गेट्स व्हाट व्हाई एंड हाउ, कि किसको कितना मिलेगा शेयर और कैसे मिलेगा अपने अपने एरिया के लिए, अपने अपने सूबों के लिए। तो यही सारी जो है ना वो सिचुएशन है। पॉलिटिक्स आर्ट इसी चीज का है कि आप पावर शेयरिंग के अंदर कितना ले सकते हो। तो दैट्स वाई जो था वो एक मिशन अपॉइंट किया जाता है। द अगस्त साफर वाज सक्सीडेड बाय द क्रिप्स मिशन। तो अगस्त साफर को पूरा करने के लिए क्रिप्स मिशन यहाँ पे आता है। मिस्टर स्टेफर्ड क्रिप्स अराइव्ड इन इंडिया ऑन मार्च 23, 1942 as to negotiate and the consultation of the with the all political parties of the subcontinent and the India, या कह लें to induct them। जो ऑफर होती है ना वो यही होती है कि वो will induct them into the government so that कि Indian war efforts would be help in the winning the war, ताकि जितनी भी वॉर एफर्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो सके जंग जीतने के लिए। No doubt कि Mr. Cripps had visited once before in the 1939, वो पहले भी यहाँ पे privately आ चुका था, and his friendship was you can say very well known with the Mr. Jawaharlal Nehru. So there was some sort of confusion and the fear and apprehension among the Muslim that he would try to conciliate the Congress at their cost. चले, ये तो हो गया। अब वो ये कांग्रेस ये जो है कैबिनेट मिशन प्लान आ जाता है इंडिया के अंदर, एंड दे मेट विद द ऑल पॉलिटिकल मेन पॉलिटिकल पार्टीज, उनसे मिलते हैं। एंड आफ्टर दैट जो जितनी भी उनकी टॉक्स होती हैं तो उसके रिजल्ट के अंदर दे अनाउंस अ पैकेज बेसिकली। तो वो उनके दो तीन मेन पॉइंट से वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो पैकेज क्या था। वो उसके अंदर यही था कि असेंबली consisted of the elected representatives from the provinces and the nominated representative from the state। तो वो कहते हैं कि आफ्टर द वार हम एक ऐसी असेंबली आपको दे देंगे जो इंडिपेंडेंट होगी, और जितने भी सूबे हैं उनसे लोग जो है वो
either to join or not to join the new constitution, और जो provinces होंगी और जो स्टेट्स होंगी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बाद ज्वाइन करते हैं इंडियन यूनियन या नहीं करती कि उनको आजादी दी जाएगी। तो बस ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये तो हम इंडियन गवर्नमेंट को दे देंगे, यहाँ के लोकल लोगों को दे देंगे, और ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट विल ओनली हैव द डिफेंसिव सिस्टम एंड द डिफेंस ऑफ द इंडिया, क्योंकि ड्यूरिंग द वॉर और आफ्टर द वॉर यू विल बी नॉट एबल टू डिफेंड योर कंट्री। अभी आप लोगों के पास इतनी स्किल नहीं है, आप लोग इतने मॉडर्नाइज नहीं हुए, इतने एडवांस नहीं हुए कि आप सब कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट कर सको, डिफेंड कर सको फ्रॉम द फॉरेन अग्रेशन। तो डिफेंस जो है ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेगा, एंड द ब्रिटिश क्राउन जो होगा, जो यहाँ का वाइसराय होगा अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ही विल एक्ट लाइक अ सिंबॉलिक वाइसराय। उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं होगी, ना वीटो पावर होगी, ना कोई एग्जीक्यूटिव पावर होगी, ना लेजिस्लेटिव पावर होगी। ही वाज अ सिंबॉलिक यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग। और फिर डेफिनेटली ऑन लेटर ऑन जो है किसी भी स्टेज पे आपको कंप्लीट जो है वो पावर ट्रांसफर की जा सकती है। बट ड्यूरिंग द वॉर जो है हम यही कर सकते हैं कि कुछ ये जो सेंट्रल लेजिस्लेशन असेंबली है इसमें इंडियंस की तादाद बढ़ा दें और बड़े सारे जो मामला हैं वो आपके हाथ में दे दें, और डिफेंस ड्यूरिंग द वॉर और आफ्टर द वॉर भी हम आपको नहीं देंगे, वो किसी स्टेज पे जाके देंगे। तो बट इट वाज सम सॉर्ट ऑफ पैकेज फॉर द यू कैन से ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द इंडिया। तो उसके ऊपर डेफिनेटली जितनी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, मेन पॉलिटिकल पार्टीज जिनमें कांग्रेस होती है, ऑन द अदर हैंड मुस्लिम लीग थी, फिर यूनियनिस्ट पार्टी थी, और आप कह लें कि लिबरल पार्टी थी, यहाँ की हिंदू महासभा थे, इस तरह की बड़ी सिखों की एक पार्टी थी, ऑल इंडियन फेडरेशन भी थी। इस किस्म की बड़ी सारी छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज प्रोविंशियल लेवल पे और रीजनल लेवल के ऊपर बड़ी सारी थी। दे लिसन द पैकेज व्हिच ऑफर्ड बाय द क्रिप्स मिशन। तो एट द एंड जो यहाँ की मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में, जो सेंटर को में रिप्रेजेंट करती थी, तो उनमें से कांग्रेस डिसाइड करती है। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी रिजेक्टेड दिस प्रपोजल बिकॉज ऑफ द अनसर्टन फ्यूचर सराउंडिंग द कमिटमेंट ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो उनको तो सबसे पहले इस बात में इतराज होता है कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस क्यों दे रहे हो, ठीक है। तो ये उनका एक वेग स्टेटमेंट है कि हमें तो मुकम्मल एक गवर्नमेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और यहाँ से किंग का नुमाइंदा भी ना हो, हम मुकम्मल जो है इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो इस बात पे जो है ना वो इतराज सा होता है कि हम किसी डोमिनियन का स्टेटस जो है हमें नहीं चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है। The second thing, the novel principle of the non-accession of province and the introduction of the non-representative element in the assembly। ये जो दूसरा हमने जो शिप डिस्कस की थी कि प्रोविंसेस से और स्टेट्स जो थी उनमें से यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन करना चाहेगा वो कर लेगा, या जिसको इतराज होगा या कोई और पॉलिटिकल अरेंजमेंट में आपके साथ जा सकता है। वो कहते थे कि जो स्टेट्स के जो लोग हैं, क्योंकि तो वो डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट के सेंट्रल असेंबली के अंडर नहीं आएंगे, तो इट इज अ रॉन्ग थिंग। तो दैट टाइम कांग्रेस वांटेड टू बेसिकली इम्पोज अ डेमोक्रेसी इन द होल कंट्री, और स्टेट्स में भी वो यही चाहते थे कि रियासत का कानून चले, जो यहाँ की असेंबली डिसाइड करे वो कानून वहां पे हो। ये जो इंडिविजुअल राजा महाराजा स्टेट सिस्टम है ये यहाँ से खत्म हो। बड़ी सारी स्टेट्स हैं जिसमें बहावलपुर स्टेट भी थी, और हैदराबाद दक्कन स्टेट थी, और हुंजा स्टेट, और कल्लाद स्टेट, मकरान स्टेट, इसके अलावा बड़ी सारी स्टेट्स थी। तो वो सारी की सारी इंडियन यूनियन का हिस्सा थी। बट ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह रही थी कि इनका एक एग्रीमेंट है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1858 के बाद विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड नो बिजनेस टू इंटरवीन द स्टेट इंटरनल अफेयर्स। हम इनके अंदरूनी मामलात में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड दे बेसिकली गिवन सम सॉवरेनिटी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसके अंदर हम इनके फॉरेन अफेयर्स, इनके डिफेंस और इस किस्म के मामलात को डील कर रहे हैं।
और बाकी अंदरूनी मामला में ये बिल्कुल आज़ाद हैं। और उसके बरक्स ये जो स्टेट्स थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स पे कर रही थी। तो जब ये हम आपको 45 के बाद या ड्यूरिंग द वॉर आपको कुछ ये पैकेज दे रहे हैं, तो आपको इन स्टेट्स के साथ एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट में जाना पड़ेगा। अब आप उनके साथ न्यू एग्रीमेंट करोगे कि अब वो किस किस्म के एग्रीमेंट आपके साथ करती है या नहीं करती, उसमें वो इंडिपेंडेंट होंगी, हम बीच में नहीं आएंगे। हमारे साथ जो एग्रीमेंट था हमने वो फुलफिल कर दिया, हमने कभी उनके इंटरनल मामला में दखलंदाजी नहीं की। अब जो भी नया पॉलिटिकल अरेंजमेंट बने या कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट आप उनके साथ बनाए, इट्स अप टू यू, इट्स बिटवीन द टू पार्टीज, वी आर नो बॉडी इन योर एग्रीमेंट्स। वो ये जो प्रिंसिपल था इसके ऊपर कांग्रेस को बड़ा ज्यादा एतराज था। कांग्रेस यही चाहती थी कि ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ये फुल फ्लेज जो कंट्रोल है ये कांग्रेस को दे के, असेंबली को दे के यहाँ से चली जाए, और उसके बाद हम स्टेट्स के ऊपर जो है अपनी हुकूमत, सारी स्टेट्स में जितने भी राजे महाराजाओं ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है वो वहाँ पे हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और इन्हें यहाँ से बेदखल करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं उनके बड़े सारे मसाइल हैं, ये राजे महाराजे शहजादे हल नहीं करते और उनसे टैक्स लेके खाते रहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला था ये कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। On the other hand, the Muslim League, in spite of appreciating the indirect recognition of the Pakistan, rejected the Cripps proposal because of the vague procedure for its achievement and the rigid character of offer, a package deal which could not be modified. तो मुस्लिम लीग ने भी इसी बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया कि ठीक है कि आप कह रहे हैं कि किसी जो प्रोविंसेस हैं उनका दिल करे कि वो पॉलिटिकल अरेंजमेंट में जाएं या ना करें, वो इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये एक इनडायरेक्टली आप जो है प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान को एडमिट तो किया जा रहा है, बट देयर इज नो क्लियर कट आइडिया ऑफ द पार्टीशन एंड अबाउट द पाकिस्तान, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया था। नो डाउट कि जब क्रिप्स जो है ना विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट इनिशियली, तो उसकी मिस्टर जिना के साथ जब बात होती है और ओवरऑल सर जिना भी एक प्रेस रिलीज देते हैं कि वी आर इंक्लाइंड टुवर्ड द क्रिप्स मिशन, के चलिए सुनते हैं इनका पैकेज क्या है, वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू कोऑपरेट विद द क्रिप्स मिशन। उनको था कि जो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मामला तय पा जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ और हम इन्हें अपने बड़े सारे पॉइंट्स पे ले आएंगे, कुछ ना कुछ पैकेज जो है ना ये हमें भी मिल जाएगा, तो माइनॉरिटीज का भी ख्याल रखा जाएगा। बट ऐसा जो है वो कुछ हुआ नहीं इस क्रिप्स मिशन के अंदर, और बोथ पार्टीज जो है वो रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन। और जब ये क्रिप्स मिशन यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली इट वाज सम सॉर्ट ऑफ ग्रेट क्योस इन इंडिया, क्योंकि कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, और ऑन द अदर हैंड Congress started some movement. Gandhiji started a movement and the nationwide movement, the countrywide movement. That movement was known as the Quit India movement. और 1942 के एंड और या 43 के स्टार्ट में ये तहरीक इंडिया के अंदर स्टार्ट होती है, एंड इट बिकम यू कैन से द नेशन वाइड कंट्री वाइड सोशल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट इन द इंडिया, नो डाउट। फिर अगले 2 साल जो है इस तहरीक ये पीक पे रहती है और गांधी जी इसे स्टार्ट करती हैं, गवर्नमेंट को अनाउंस करते हैं कि कांग्रेस स्टार्टेड टू बेसिकली प्रेशराइज दिस गुड इंडिया मूवमेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट के आप जल्दी जल्दी जो है एक यहाँ से ट्रांसफर ऑफ पावर करें और इंडिया के अंदर एक नेशनल गवर्नमेंट बना दें और उस नेशनल गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर किए आप यहाँ से चले जाएं, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द इंडियन पीपल, there is no other solution, ठीक है, for the peace and prosperity of India. Gandhi realized that कि this is the time to pressurize the British government, क्योंकि आप खुद इमेजिन करेंगे एक मुल्क है वो वर्ल्ड वॉर के अंदर चला गया है और वो वर्ल्ड वॉर उनके उस टाइम तो अभी इनको इतनी ज्यादा विक्ट्रीज भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि पहले जो 2-3 साल है उसके अंदर जर्मनी, जापान और इटली ने अच्छी खासी इनकी पिटाई की है, ब्रिटिश की भी पूरा लंदन तबाह कर दिया और फ्रांस आधा तबाह कर दिया उन्होंने, अच्छी खासी पिटाई वो इनकी करते रहे। तो 42 तक कोई इतनी खास विक्ट्रीज इनमें नहीं थी, तो ये बड़े सारे महाजों पे जंग हार रहे थे।
और ये खुद बड़े परेशान थे। चर्चिल की गवर्नमेंट थी कंजर्वेटिव पार्टी की, एंड चर्चिल जो था ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द हाउस के। वो खुद परेशान था और बार बार प्रेशराइज कर रहा था कि थ्रू द क्रिप्स मिशन के यहाँ पे कोई सूरत हाल बन जाए। तो गांधी कैलकुलेटेड ऑल दीज थिंग कि दिस इज अ टाइम, और वो कहते थे कि हम ड्यूरिंग द वॉर तो कभी भी पावर को ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ये है कि रिसोर्सेज यहाँ से बहुत ज्यादा वो लेके जा रहे थे, फिर मैन पावर बहुत ज्यादा रिक्रूट की उन्होंने। इवन दो कांग्रेस रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ कोऑपरेशन, कोई उन्होंने ऐसे कोऑपरेशन नहीं किया, बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वे बड़े क्लेवर थे। उनको पता था कि इस टाइम मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक पेज पे नहीं है, और ये जो दरमियान में एक ड्रिफ्ट और एक क्रैक आ गया था, इससे इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से इन्होंने बड़ा फायदा उठाया है, क्योंकि ये इनकी फेवर में थी। ऑन द अदर हैंड दे स्टार्टेड टू oblige द मुस्लिम लीग एंड द यूनिस्ट पार्टी इन पंजाब, और यूनिस्ट पार्टी के साथ और कुछ और भी छोटी छोटी पार्टीज थी, उनके साथ इनका बड़ा अच्छा जो है एक कोलिशन बन गया। एंड सर सिकंदर याद दैट टाइम after the 1940s, he was providing a huge manpower from the Punjab, and very few people knows that that time from the Punjab they recruited the, you can say, hundred of thousand of soldiers too. ये जो रीजन है पोठोहार का सारा फ्रॉम जेहलम टू एबटाबाद, इस रीजन से तो बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई थी। जितने भी यहाँ से जो है आर्मी ड्रिवन फैमिलीज जो कहती है कि हमने ब्रिटिश दौर में भी हमने आर्मी में सर्व किए है, उसी तरह लेके थे जवान लड़कों को ये जंग लड़ेंगे। और इस वॉर के अंदर डेफिनेटली यहाँ के इंडिया के लोगों ने, सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने बड़ी जानें दी हैं, और ये लोग बड़े सारे महाजों पे लड़ते रहे, कभी नॉर्थ अफ्रीका और कभी साउथ ईस्ट एशिया और कभी किसी और महाज पे, और बहुत ज्यादा किलिंग हुई है। उनमें से बहुत थोड़े वापस लौटे थे, मेजोरिटी में उसी जानकारी था, उसने कंट्री वाइड मूवमेंट स्टार्ट करती है। और ये मूवमेंट डेफिनेटली इससे अच्छा खासा प्रेशराइज कर दिया गवर्नमेंट को, क्योंकि पूरे मुल्क में द कांग्रेस जो है इनिशिएटेड द हड़ताल एंड द स्ट्राइक्स। ऑन द अदर हैंड जितने भी यहाँ के लोग थे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे कोऑपरेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जाहिर बात है हिंदू मेजॉरिटी भी अच्छी खासी थी और बाकी कम्युनिटीज भी थी, तो उन्होंने भी हड़तालें की, वायलेंस हो रहा था, बॉम्बिंग हो रही थी जो फ्रॉम द इंडियन नेशनलिस्ट की तरफ से, उस तरह की राइटिंग स्टार्ट हो गई। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द वाइसराय टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो एट द एंड दे स्टार्टेड अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर, हत्या कि गांधी जी को भी उन्होंने अरेस्ट किया, और आजाद तो जो था मौलाना अबुल कलाम आजाद, उसे भी अरेस्ट किया, और नेहरू गया, सरदार पटेल, सबको जेल में डाल दिया था। मेन लीडरशिप जितनी थी सारी की सारी जेलों में थी, और डिस्पाइट ऑफ द मेन लीडरशिप ऑफ कांग्रेस और बाकी पूरे मुल्क से इन्होंने लाखों लोग पकड़ के जेलों में डाले, नजरबंद कर दिए थे सारे। बट दिस मूवमेंट वाज क्रैश्ड ब्रूटली, बहुत बुरे तरीके से जो है वो खत्म की गई थी, सुप्रेस किया गया इस मूवमेंट को। तो ड्यूरिंग द मूवमेंट कांग्रेस रेज यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ स्लोगन के यानी कि क्विट इंडिया एंड गो, तो इंडिया छोड़ो और जो है यहाँ से चले जाओ। बट ऑन द अदर हैंड सर जिन्ना जो थे दैट टाइम कैलकुलेटेड द थिंग्स के नो, ये कोई ठीक बात नहीं है कि अगर अंग्रेज यहाँ से ऐसे ही छोड़ के चला गया तो हाउ वी कैन गेट अ वी कैन गॉट अ फ्रीडम, हाउ दे कैन लीव अस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द, यू कैन से, द ओनली द कांग्रेस, ये तो कभी भी जो है हमें राइट्स नहीं देंगे। So that time, Mr. Jinnah raised a, you can say, slogan in the his speech, वो जो उन्होंने की थी एक जलसे के अंदर, कि डिवाइड इंडिया एंड गो, दिस इज द राइट वे। इस तरह नहीं है कि आप यहाँ से इंडिया को छोड़ के चले जाएं और गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस को दे दें और हम उनके डिस्पोजल पे जिंदगी गुजारें, इस तरह का नहीं हो सकता। इस तहरीक के अंदर गांधी को बड़ा जो था एक, ही वाज होपिंग दैट के ही विल विन द सिचुएशन, बट वो हो नहीं सका, क्योंकि ही मिसकैलकुलेटेड द गवर्नमेंट कैपेसिटी एंड द गवर्नमेंट पावर। उसे लगा था गवर्नमेंट अब थोड़ी ना कम, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब ये ड्यूरिंग द वार थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे, बट नहीं, वो कमजोर नहीं पड़े, उन्होंने भी ब्रूटली इस तहरीक को खत्म किया था। तो ऑन द अदर हैंड
सर जिन्ना जो है ड्यूरिंग द तहरीक और जब ये स्टार्ट होती है, अनाउंस दैट कि मुस्लिम लीग विल शो सम अलोफनेस, कि मुसलमान जो है वो इस तहरीक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कैलकुलेट कर लिया था इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। चाहते वो फ्रीडम ही थी इंडिया की, फ्रीडम चाह रहे थे, मतलब वो चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से जाए, या पार्टीशन हो, या कोई ऐसा इनके साथ एग्रीमेंट हो, ठीक है, ऐसी यूनियन बने जिसके अंदर ये यहाँ की मुस्लिम जो मेजोरिटी है या माइनॉरिटी है जिन एरियाज में, वो डिस्टर्ब ना हो सके। तो उस एग्रीमेंट के बगैर हम किसी भी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। So that was the scenario that time. अच्छा, एक काम ना उस टाइम में ये भी हुआ कि 1943 42 के बाद जितने भी कांग्रेस के लीडर थे, देवर इन द जेल। गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिए थे सारी लीडरशिप फ्रॉम द होल कंट्री, जो उनकी वो जेल में डाल दी थी। एंड द यू कैन से फील्ड वाज एम्प्टी, मैदान पूरा जो था वो मुस्लिम लीग के लिए जो था ना वो खाली हो चुका था। और आपको मैंने बताया था कि मुस्लिम लीग वाज वेरी वीक ऑर्गेनाइजेशनल, वीक पार्टी, वाज नॉट अ mass party during the election of 1937, and Sarjana tried to reorganize the party from the 1937 के बाद उन्होंने इसको reorganize कर रहे थे, अच्छे तरीके से कर रहे थे। Even though after the 1940s Mr. Jinnah reduced the fee of the party membership, जो उसकी 4 आने फी होती थी उसकी, वो भी रिड्यूस करके इन्होंने 2 आना कर दी थी। जो भी इसमें मेंबर बनना चाहे मुस्लिम लीग का वो आसानी से बन जाए। तो अब पूरा मैदान खाली था मुस्लिम लीग की। इन्होंने अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत किया और बड़ा ऑर्गेनाइज किया इन द होल कंट्री, क्योंकि पॉलिटिकल सीन से बाकी जो थे उस टाइम आउट हुए हुए थे। तो अब इनको ना थोड़ी आजादी मिली हुई थी, चले हम अपनी पार्टी को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करें। इसी टाइम ऑर्गेनाइज किया मुस्लिम लीग को पंजाब में भी ऑर्गेनाइज कर दिया। वी हैड डिस्कस ऑलरेडी कि पंजाब के अंदर जो है मुस्लिम लीग की कोई इतनी अच्छी फुटिंग नहीं थी, फाउंडेशन नहीं थी। क्योंकि मसला क्या था, पंजाब के अंदर एक और पार्टी थी, वो कौन सी पार्टी थी आप मुझे बताएंगे? मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था उस पार्टी का बारे में। चलिए आप बताएं ना मुझे भी अंदाजा हो हाउ अटेंटिवली यू आर लिसनिंग द लेक्चर। हेलो जी सर। सर आप क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर दें, पार्टी की बात कर रहे थे सर आप। जी, सर आप क्वेश्चन रिपीट कर दें, पंजाब की पार्टी की बात कर रहे थे, वो सर यूनियनिस्ट पार्टी वो तो नहीं थी सर? यूनियनिस्ट पार्टी ही थी, बिल्कुल यूनियनिस्ट पार्टी थी, ये यूनियनिस्ट पार्टी थी जो डेफिनेटली। ये आज आपने आपका नाम क्या है, सॉरी मुझे बताएं ना। मोहम्मद मकसूद। सूद, तो ये ना आपने बचा ली यार सारा, ठीक हो गया। वरना तुम्हारे बिहाफ, आपके बिहाफ के ऊपर ना आज सारे बच गए हैं। किसी ने भी नहीं पढ़ा, या आपने भी गो थ्रू तो नहीं किया इन चीजों को, मगर ये है कि यू आर बिलोंग फ्रॉम केपी के। यस हेलो, सर। यस सर। तो हाँ, क्योंकि केपी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, पॉलिटिकल सेंस और हिस्टोरिकली थोड़ी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे सोशलाइजेशन जो हुई है ना थ्रू द नेशनलिज्म, तो तारीख को थोड़ा सा ज्यादा बेहतर जानते हैं वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स मैं मिलता हूँ, जितने भी दोस्तों को मिलता हूँ। तो ये चीजें बड़ी कॉमन है, ठीक है। ये खान गफ्फार खान साहब की एफर्ट क्या थी और पंजाब में क्या चल यस रहा सर। था, वो सारा सीन जो है ये वहाँ के लोगों को अच्छा खासा पता होता है। यस सर। यहाँ पे पंजाब के और ये आपको ये सारे सुन रहे हैं, पंजाब में हमेशा जो है ना ये बेनियाज ही रहे हैं हमेशा से। जो भी बाहर से इधर उधर से लोग आ जाते हैं ये साइड पे हो जाती हैं, वो जितने भी हमलावर आए हैं ना यहाँ से क्रॉस करके निकल जाती हैं, और ये साइड पे निकल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे रेजिस्टेंस यहाँ पे से होती रही है, ये नहीं कि नहीं हुई, और बहुत ज्यादा नहीं होती रही है, मगर बहुत ज्यादा नहीं होती। तो बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो मुस्लिम पंजाब है ना, ये इतना पुराना फिनोमिना नहीं है। जिस पंजाब की आज भी केपी में बात होती है ना, दैट वाज नॉट अ मुस्लिम पंजाब। मसूद, आप समझ रहे हो ना इस बात को, मकसूद के मसूद, हेलो, मकसूद। मकसूद। जिस पंजाब की आज भी केपी में बात होती है ना, दैट वाज नॉट अ मुस्लिम पंजाब, वो दैट वाज अ सिख पंजाब की बात। वो 2-3 सदी पहले का पंजाब था। तो मुस्लिम पंजाब के अंदर जो हुआ है ना इस पंजाब, इसमें सैरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डेफिनेटली इसमें यूनिस्ट पार्टी थी जो 1923 से जो चली आ रही थी,
और उसकी अच्छी खासी हेजमनी थी। और क्या जानते हैं आप इस पार्टी के बारे में? मैंने कुछ डिटेल बताई थी आप लोगों को, कोई और बताया कुछ? मैं हर दफा ये बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, और आप बड़े मजे से सुन के चुप करके उठ के चले जाते हो। साहब सर फरमा आ कु- जाओ। कुछ ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन इस पार्टी ने एक मामले पर जो है मुस्लिम लीग की मुखालिफत भी की थी। अब वो भूल गए थे कि क्या मामला था, लेकिन मुखालफत जो थी ना, वो जो अपोज करती थी यूनियनिस्ट पार्टी, एक मामले में नहीं, ये शुरू से ही मुखालफ रहे एक दूसरे की। नो डाउट कि यूनियनिस्ट पार्टी जो थी ना, मेजॉरिटी ऑफ द यूनियनिस्ट पार्टी कंसिस्टिंग ऑफ द मुस्लिम मेंबर्स, बट दिस पार्टी वाज अ सेकुलर पार्टी इन ओरिएंटेशन। और इस पार्टी के अंदर पंजाब के जो उस टाइम का जो पंजाब था, यूनाइटेड पंजाब, उसके सारे बड़े बड़े चौधरी थे, जिसमें सिख लैंड लॉर्ड, हिंदू लैंड लॉर्ड और मुस्लिम लैंड लॉर्ड, बड़े बड़े जमींदार और जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वो सारे इलेक्टेबल जितने थे वो सारे इस पार्टी में थे। उन्होंने तो कभी कैंपेन भी नहीं की थी इलेक्शन की, जो इतने मजबूत लोग थे, उन्हें अपने इलाकों से वैसे ही वोट पड़ जाते थे, तो वो विनर थे सारे के सारे। उन्होंने कभी मुस्लिम लीग के कदम जमने नहीं दिए पंजाब के अंदर। तो जब ये सीन हो रहा था ना 1943, ये सारे अरेस्ट हो गए, तो हत्या के मैं शायद गफ्फार खान साहब भी उस टाइम में पकड़े झगड़े गए थे, डॉक्टर खान साहब, ये सारे ना। तो उस टाइम में मुस्लिम लीग के लिए मैदान खाली था। तो उन्होंने पहले भी लाहौर रेजोल्यूशन वाला जो सीन किया था वो लाहौर के अंदर, तो वो यही उसी की बुनियाद डाली थी कि हमारे जो है ना कदम यहाँ पे जमने शुरू हो, यहाँ के जो लोग हैं हमारी बात सुने। तो उस टाइम में भी जो सर सिकंदर हयात थे, उसने जो है ना वो बड़ा इनको अपोज किया कि मैंने यहाँ पे जलसा नहीं होने देना। हत्या कि उसने राइटिंग भी करवाई, यहाँ पे बड़े सारे लोग मारे गए और जख्मी हो रहे। सर जनाब 1940 के अंदर जब लाहौर की ये रेजोल्यूशन पास हुई है, उससे पहले वो सारे मरीजों की इयादत करने गए हॉस्पिटल में, उनका पूछने गए, इंडिविजुअली हर पेशेंट के पास गए जो जख्मी हुआ था वहां पे। तो ये सारे काम यूनिस्ट पार्टी ने किए कि ये मुस्लिम लीग ना यहाँ पे जलसा ना करे। पर ऑन द अदर हैंड वो ना एक्सक्यूज उन्होंने मी सर। मिसकैलकुलेट किया दूसरी तरफ। जी जी। जी सर जी। हमने आपसे सुना कि मैं सुन रहा इन हूँ लोगों ने आपको। इन लोगों ने जो है स्टार्ट में ही मुस्लिम लीग की मुखालिफत की। सर तो हमने तो वही एक बात सुना था कि पंजाब की यूनिस्ट पार्टी ने भी मुखालिफत की, लेकिन आप कह रहे थे कि सरासर मुखालिफत की। सर इसकी मुखालिफत की वजह क्या थी, क्यों कर रहे थे मुखालिफत सर? ये मजहबी की वजह से नहीं या वो आप, उसमें सिख वगैरह शामिल नहीं थे इसी वजह नहीं, से? नो 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 नो, ये देखो मकसूद बात सुनो। पॉलिटिक्स है सम प्रैक्टिकल, नीड सम प्रैक्टिकल्स पे। अब बात सुनो मेरी। ये सारे गफ्फार खान साहब और डॉक्टर खान साहब ये मुसलमान, बल्कि ये प्रैक्टिकल मुस्लिम ज्यादा थे। खान गफ्फार साहब का आपको पता है ना, बादशाह खान साहब का, सर है ना? जानते हैं सर। सुनते हो ना आप उनका यस सर, नाम? बहुत। हाँ, जानते हो ना आप उनको? यस सर। हाँ, मतलब वो ज्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे एज कम्पेयर टू, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्ट, एज कम्पेयर टू सरजना, वो ज्यादा प्रैक्टिकल मुस्लिम थे, ठीक है। बट उनकी कोलैबोरेशन थोड़ी, देखो ये पर्सनैलिटी क्लैशेस भी होते हैं, कुछ अपनी अपने इंटरेस्ट होते हैं। इलाकाई सियासत के अंदर आपने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना होता है, ठीक है। और जो मुस्लिम लीग थी, ये बेसिकली ये यहाँ की पार्टी नहीं थी। इसकी जो फुटिंग थी, इसकी जो फाउंडेशन थी, वो यूपी के अंदर पड़ी हुई थी। वहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया था और वहां पे हिंदू मेजॉरिटी एरिया था। तो इसकी जो यानी कि बुनियादें हुई हैं वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया से हुई, क्योंकि वहां पे मुसलमान बहुत ज्यादा माइनॉरिटी में थे और वहां के लोगों को अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। इसलिए वहां से जो थे सैयद उठा, वहां से बाकी लोग उठे। बॉम्बे में लोग कम मुसलमान थे, तो सर जनाब बेसिकली बॉम्बे से बिलोंग कर रहे थे। तो वहां इनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस स्टांस की जरूरत थी कि हमें जो है ये चाहिए असेंबली के अंदर। और वो ओवरऑल बाकियों के लिए भी मांग रहे थे कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया के अंदर भी जो है राइट्स की भी जरूरत है। ठीक है कि पंजाब के अंदर जो है आप कह सकते हैं कि 55% मुस्लिम थे या इतने मुसलमान थे। बंगाल के अंदर भी जो है आप कह सकते हैं 52% या 50% मुस्लिम थे। ऑन द अदर हैंड केपी में सारे मुसलमान 90%, सिंध के अंदर भी आप 80-90% मुस्लिम थे। तो बट सेंट्रल असेंबली के अंदर वो कह रहे थे कि हमें मुसलमानों के लिए इतना पोर्शन चाहिए, जो ओवरऑल जो पूरे जो यूनाइटेड इंडिया है उसके अंदर इतनी नौकरियां चाहिए, ठीक है। जो दूसरी जो लोग थे मुसलमानों में, वो इतने ज्यादा ना इसके ऊपर वो नहीं कर रहे थे। दूसरा ये भी होता है कि मुस्लिम लीग वांटेड टू बी अ सोल स्पोक्समैन फॉर द ऑल मुस्लिम ऑन द लेटर स्टेजेस। उनकी थी कि हम जितने भी यूनाइटेड
इंडिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं इनके सोल स्पोक्समैन हम ही होंगे। तो मैंने आपको ये भी बताया कि कांग्रेस के अंदर भी बड़े सारे लीडिंग मुस्लिम थे, जिसमें अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, कुछ और लोग भी थे कांग्रेस के अंदर जो मुसलमान थे। अहरार जो है वो ज्यादा साथ कांग्रेस का ही देती थी। जमीयत उलमा हिंद जो थी, देवबंद का बहुत बड़ा जो पोलिटिकल विंग था, हुसैन अहमद बदवी वगैरह, ये कांग्रेस के साथ ही थे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के साथ ही इतना ज्यादा नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में मुस्लिम लीग की फुटिंग बहुत कम रही थी शुरू से। तो ये जाके 35 और 37 के इलेक्शन जो होते हैं उसके बाद ये अपना ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनानी शुरू करते हैं। तो 40 के बाद सीन थोड़ा और इनके लिए मैदान और खाली हो जाता है, सारे जेल में होते हैं, इन्होंने और ज्यादा स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और पंजाब के अंदर जो इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस किया वो तो 40 के 42 के बाद आना शुरू हुआ, क्योंकि सिकंदर हयात की डेथ हो जाती है 43 के अंदर। अगर सिकंदर हयात की डेथ ना होती ना, वो कभी भी सर जिन्ना को एंट्री ना होने देता पंजाब में, ये मैं आपको आज मैं बता रहा हूँ। क्योंकि सर जिन्ना को अगर कोई काउंटर पंजाब में कर रहा था, ही वाज द लीडर ऑफ द यूनियनिस्ट पार्टी, सर सिकंदर जो थे ना, तो ही वाज अ ग्रेट लीडर। और आपको ये भी बताता चलूं कि उसकी बड़ी अच्छी जो थी ना कोलेशन थी, कांग्रेस के साथ भी नहीं चली, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। और ब्रिटिशर जो थे वो खुद भी कहते थे कि मुसलमानों का जो सोल स्पोक्समैन है वो उसको होना चाहिए, सिकंदर हयात को होना चाहिए, ना कि जो है ना ये बाकी जो है सरजना या बाकी जो लोग हैं इनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और वो बड़ा फ्लेक्सिबल आदमी था। सर जना थोड़े आप कह लें कि थे, अखड़ भी थे, एरोगेंसी भी थी, जिद्दी भी थे, अपनी बात पे थे जो अड़ जाते थे। नो डाउट के जो है विजन बहुत अच्छा था एज कम्पेयर टू ये पार्टी के जितने लीडर्स थे या बाकियों से, प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स को समझते थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ी दफा जो है हालांकि गफ्फार खान साहब ने धोखा खाया है कांग्रेस से, तारीख में ये बातें लिखी हुई हैं बड़ी दफा। वो ना गांधी जी ने डिसेप्शन कर दिया, नेहरू ने डिसेप्शन कर दिया। तो ये वाज डिफिकल्ट फादर नेहरू एंड गांधी। जिन्ना वाज नॉट अ स्वीट बंटी नहीं था वो, ठीक है। जिन्ना को निगलना भी इतना आसान काम नहीं था, ये सब जानते हैं। ही वॉज अ वेरी वेल ट्रेन्ड पर्सन। जो भी उसकी आप कह रहे पर्सनैलिटी थी, कुछ एरोगेंसी भी थी उसके अंदर, कुछ जिद्दीपन था, अटल हो जाता था अपनी बात पे, बट ही नो डाउट कि ही वॉज अ वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू अदर जो मुस्लिम लीडर्स थे, जो इवन के सर आजाद से भी ज्यादा जो थे ना क्लेवर थे। सर आजाद ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया इंडिया विंस फ्रीडम जो है उसके अंदर अप्रिशिएट किया भी थोड़ा सर जनाब को। तो खान गफ्फार खान साहब जो हैं यहाँ से केपी से, तो इनसे जो है ये भी बड़े सिंपल मैन थे, तो बात मान जाते थे। बट जिना वाज अ वेरी क्लेवर मैन, ठीक है, इसको निकलना आसान काम नहीं था, और ये उसने कर दिखाया फाइनली। अभी हम अगली भी सूरत हाल डिस्कस करते थे कि अब क्रिप्स मिशन के अंदर भी जो है ना बड़ी दफा डिसीव करने की कोशिश की गई, बट कोई ऐसा काम इन्होंने करने नहीं दिया। ओके, तो अभी 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ठीक है, मैं 2-3 मिनट की, ज्यादा नहीं, फिर आपको लॉन्ग ब्रेक बता दें। ओके, कवर कर लिया। तो एक क्विट इंडिया जो है ये ऑब्वियसली तहरीक खत्म हो जाती है 1944 के अंदर। उस टाइम तक ना पंजाब में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस मुस्लिम लीग अपना गार्ड लेती है, और केपी में भी कुछ इन्फ्लुएंशियल हो जाती है, कुछ सिंध में भी इन्फ्लुएंशियल उस टाइम में ये हो जाती है। जो मैंने आपको सारे रीजंस बताए कि कुछ लोग भी सीन से हट गए, कुछ ये भी एडवांसमेंट इन्होंने स्टार्ट कर दी, मैच एडवांसमेंट स्टार्ट की ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट टाइम जो था, जो कांग्रेस ने राइज दैट कि जिना गांधी टॉक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है विद इंडियन हिस्ट्री, कि इनके दरमियान कुछ मामला जो है ना वो कुछ नेगोशिएशन स्टार्ट होती हैं। तो उसके पीछे यही इंटेंशन थी गांधी की और कांग्रेस की, कि हम, क्योंकि गांधी जी खुद डर रहे थे कि भाई पंजाब के अंदर इनका इन्फ्लुएंस हो गया, पंजाब की जो गवर्नमेंट थी वो तो हमारे साथ थी, कुछ केपी में भी जो है बड़े सारे एलिमेंट्स जो है मुसलमानों के इसके साथ आना शुरू हो गया है। अब तो मुसलमान जिना की बात सुननी शुरू कर गए हैं। उन्होंने एक तरफ से ये जितनी भी हमारे उलमा थे जो देवबंद हल्के के उलमा, जमीयत उलमा हिंद के,
उन्हें भी एक्टिवेट किया, जरा जना के ऊपर थोड़े से कुफर के फतवे शुरू से लगवाने शुरू किए हुए थे। ये कौन सा प्रैक्टिकल मुसलमान है, ये ऐसे मुसलमानों की बात करता है, ये तो सूट पहनता है और ये इस तरह का है, इस तरह का है। तो ऑन द अदर हैंड ना, ये जो सर जना के जो स्टांस था इंडिपेंडेंट कंट्री के ऊपर, उसे रोकने के लिए ना फिर ये गांधी जना टॉक स्टार्ट होती है। तो डेफिनेटली फॉर दैट पर्पस मिस्टर गांधी wrote a letter to the कायद आज़म के in which he expressed his feelings के I wanted to see you, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, तो कुछ बातें करनी है आपसे। तो 1944 के अंदर कुछ इस किस्म का लेटर ना भिजवाया जाता है। तो इन रिस्पॉन्स मिस्टर जिना जो है वो भी एडमिट करते हैं, उन्होंने भी इसी किस्म की फीलिंग शो की कि नो डाउट जनाब आप आए, हम बातें शातें करते हैं, ठीक है, चाय वाय पिए के जो भी नेगोशिएशंस होंगे, जो भी टर्म्स होंगे, उस पर बातें करते हैं। बोथ वर यू कैन से वेरी वेरी ग्रेट लीडर। तो अब डेफिनेटली तो वो इनके दरमियान नेगोशिएशन स्टार्ट होती हैं, जो भी इनके पूरा हफ्ता जो है ना ये बातें चलती रहती है। तो ये सितंबर 9 से ये स्टार्ट होती है और 26 सितंबर तक जो है ना इनके दरमियान बड़े सारे सेशंस होती हैं। कहा जाता है कि देयर वर 10 प्लस सेशंस, कुछ सेशंस ऑफिशियली होती हैं, और इट इज हैविंग सेड दैट कि इस टाइम के दौरान कुछ 6-7 दिनों में जो मिस्टर गांधी जी थे, तो वो भी 10-12 बार सर जना की रेजिडेंट के ऊपर वो विजिट करते हैं। तो बड़े सारे लेटर्स भी एक्सचेंज होते हैं। जो रियल इंटेंशन थी गांधी की वो यही थी कि कांग्रेस वालों की, कि सर गांधी के मुंह से हम ये निकलवाएंगे ये जो पार्टीशन प्लान है, ये जो आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, इट इज यू कैन से द फेक आइडिया, ये कोई ऐसा आइडिया नहीं है, ये यूनिटी की तरफ आए। ऑन द अदर हैंड मिस्टर जिना वांटेड अ यूनिटी ऑफ इंडिया, नो डाउट कि उनके दिमाग में कहीं था कि यूनिटी जो है ना वो हम कर सकते हैं, बट ही वाज पुटिंग द डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम। तो वो कह रहा था कि पाकिस्तान इज द रियल आइडिया, द इंडिपेंडेंस इज द रियल आइडिया, and the Muslim of the independence wanted, you can say, some sort of independence and the sovereignty। तो वो भी अपनी जो है बात पे अड़े रहे। तो बट गांधी भी कह रहा था कि ऑन द अदर हैंड के इंडिया वाज अ नेशन एंड जो है ना पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है इज नथिंग, ठीक है, एंड इट विल डिस्ट्रॉय द होल ऑफ इंडिया। तो ये ट्रुथ नहीं है पाकिस्तान का आइडिया, ये एक गलत आइडिया है। तो उसके बाद जब ये टॉक्स हो जाती हैं, एक मौके पे गांधी जी ये भी कहती हैं कि ये कैसे मुमकिन है, यहाँ पे जितने मुसलमान रह रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, दे आर नॉट बिलोंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज, दे आर द यू कैन से डिसेंडेंट्स ऑफ द इंडियन पीपल, वो कन्वर्ट यहाँ पे हुए हैं इस्लाम के ऊपर, ये कौन से सारे बाहर से आए हैं और यहाँ के लोग भी बचे हैं और वो सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं। किसके मुंह पे क्या लिखा है, वो हिंदू है, वो पारसी है, वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है, ये तो कोई नहीं जानता ना। तो हत्या कहता है कि मैंने जब मिस्टर जिना को पहली दफा अपनी लाइफ में देखा था 1910, इस दौरान जब उसने पहली दफा देखा था, तो कहना मुझे नहीं पता था कि ये मुसलमान है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था एक किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करता है, क्योंकि इसकी ड्रेसिंग, इसकी वेस्टर्नाइजेशन, इसकी अंग्रेजी यही बताती थी कि ये मुसलमान नहीं है। और कहते हैं कि जब इसका नाम सामने आया तो मुझे पता चला कि ही इज अ मुस्लिम। तो उसका स्टांस यही था कि ये किसी के मुंह पे नहीं लिखा होता वो किस मजहब से बिलोंग करता है। तो ये जो है ना एक ही नेशन है। तो बट ये ओवरऑल जितनी भी गांधी जिना का जो सेशन होते हैं, टॉक्स होती हैं, ये फेलियर हो जाते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा चाहिए कोई फॉर्मूला लेके आ नहीं पाते। तो जो नेक्स्ट में जो है मिस्टर वेवल जो है ये एक्सचेंज हो जाते हैं। सर मेरा एक सवाल है। जी जी आप करें सवाल। सर अगर हम प्रेजेंट पॉलिटिकल अरीना में देखें तो जब इस तरह कोई डिसीजन लेना होता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, तो डिफरेंट ब्लॉक्स बन जाते हैं जिसे हम धड़े कहते हैं। ये जौन सी भी हाँ पार्टी में जी, देखें तो सर उस जमाने में कोई इस तरह वो नहीं था कि कोई अगेंस्ट हो इन जो पॉलिटिकल टॉक्स थी। देखिए धड़े मैंने आपको पहले बताया था कि मुस्लिम लीग में जो बड़े सारे फैक्शंस बन गए थे ड्यूरिंग द 19, जब दिल्ली प्रपोजल हो रहा था उस टाइम में मुस्लिम लीग में फैक्शंस बन गए थे। आपको बताया था ना, तो सर शफी जो थे वो लाहौर जो फैक्शन था, जो लाहौर का धड़ा था, लाहौर मुस्लिम लीग, पंजाब मुस्लिम लीग थी, वो अलहदा हो गई थी सेंट्रल मुस्लिम लीग से। और उस पंजाब मुस्लिम लीग में जो सेंट्रल मुस्लिम लीग से अलहदा हुई थी उसमें सर इकबाल भी शामिल थे। हत्या कि जो डिसएग्रीमेंट था वो एक पॉइंट पे 27 के अंदर इकबाल और जिना के दरमियान भी आ गया था, और भी इनमें धड़े बन गए थे। बट ऑन द लेटर स्टेजेस 34 के बाद ये सारे ना सेंट्रलाइज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता चलना शुरू हो जाता है कि ना अब हमारी
जो यूनिटी है ना वो अब उसी में है कि हम इकट्ठे हों और हमारा सर्वाइवल भी इसी में है। तो छोटी मोटी बातों पे वो डेफिनेटली वो होती रहती थी, बट जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें ये सारे अपने मसले हल कर लेते थे। तो ऑन द अदर हैंड इसी तरह ही जो था वो कांग्रेस में भी था। कांग्रेस के अंदर बड़ी सारी पार्टीज और भी शामिल हो गई थी, कांग्रेस ने बड़ी सारी कोलिशन बनाई हुई थी, तो वो उनके साथ मिलकर चल रही थी, जिसमें हिंदू महासभा थी और लिबरल पार्टी, इस किस्म की और भी पार्टीज थी छोटी छोटी जो प्रोविंसेस की थी, उनके साथ कोलिशन में चल रहे थे। बट सेंट्रल जो वर्किंग कमेटी थी उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। जिस तरह ये क्विट इंडिया मूवमेंट थी, गांधी वांटेड टू स्टार्ट दिस एजिटेशन और गांधी ने स्टार्ट किया, बट नेहरू और आजाद जो थे ना, अबुल कलाम आजाद, वो दोनों इसके खिलाफ थे इस तहरीक के। वो कहते थे कि बड़ी राइटिंग होगी और बड़ा वायलेंस होगा और हमें ये नहीं करना चाहिए, और वो हुआ भी सही। तो बड़े सारे लोग इसमें मरे और बड़ी सारी बॉम्बिंग होती रही और बड़ा नुकसान होता रहा इंडियंस का। तो मगर गांधी जो था वो भी अड़ा रहा, नहीं मैंने ये तहरीक स्टार्ट करनी है, मैंने सत्याग्रह जो है वो करना है, मैंने रोजा रखना है, 21 दिन का रोजा रख लिया। वो हॉस्पिटलाइज हो गया, बड़ा मुश्किल से वो 18-20 दिन के बाद जाके इसने रोजा खत्म किया अपना, फास्टिंग जो उसने की। तो सरदार पटेल जो था वो इस कैंप में था। तो धड़े जो है बनते रहे, मगर ओवरऑल जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग जो हुई नहीं उस टाइम, क्योंकि वो टाइम में अभी डेमोक्रेसी इतना फ्लोरिश नहीं थी, इतना मेच्योर नहीं थी, अभी एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं आई थी ना, असेंबलीज इस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से आज है। ये सारा जो पावर प्ले का ज्यादा गेम हुआ है ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस हुआ है। बिफोर द इंडिपेंडेंस तो दोनों पार्टीज का और बाकी पार्टीज का एक ही मॉडल था कि हम फ्रीडम की तरफ कैसे जाते हैं, और जितने भी वेरियस फैक्शन है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इनकी यूनिटी कैसे हो सकती है। यूनाइटेड इंडिया की तरफ जाना है तो वो कैसे जाना है, अगर पार्टीशन करनी है तो उसके लिए क्या होना है, ठीक है। तो वो सारा जो है ना इसी पे फोकस था। धड़े देयर वर सम फ्रैक्शंस नो डाउट थे, बट वो कोई इतने हाईलाइट नहीं हो सके ऑन द लेटर स्टेजेस। तो सर और एक अभी राजनीति फार्मूला, सर ये राजनीति अभी फार्मूला कौन सा था? CR फॉर्मूला था, ठीक है ना, तो राजगोपालाचारी का। तो उसके फॉर्मूले के अंदर भी यही था कि यानी कि ना एक यूनियन बन जाएगी, उस यूनियन के अंदर जो है ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है, और वो यही है कि और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बाद अच्छा खासा जो है वो सब्जेक्ट्स होंगे और प्रोविंसेस को टू सम एक्सटेंट जो है लिबर्टी दे दी जाएगी। तो वो इसी किस्म का जो है ना वो फॉर्मूला था। तो बट वो भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो पार्टीज थी वो इस पे जो है एग्री नहीं हो सकी। चलिए लेट्स डिस्कस द वेबल प्लान एंड द लॉर्ड वेबल जो था वो अब रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, had took place basically assumed the power as a viceroy of the subcontinent. He was a very competent person, और previously लॉर्ड वेबल जो था he was the commander in chief in the uh, यूनाइटेड इंडिया ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस। ओवरऑल भी ये ब्रिटिश आर्मी के अच्छे कमांडर्स में आता था और बड़े सारे महाजों में से जंग भी जीत के दी हुई थी। 1940s के बाद ये ऑलमोस्ट ये यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में ही था। इससे जो पहला जो वाइसराय था उसको ये रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने के बाद ये वाइसराय बनते हैं। डेफिनेटली ही हैड सम ओन प्लान, कि उसके भी था जहन में कि जो है ना मैं एक प्लान प्रपोज करता हूँ कि नो डाउट के वो यही चाहता है कि यहाँ पे एक यूनिटी आ जाए, वो इंडिया को यूनाइट ही देखना चाह रहा होता है। दैट्स व्हाई ही ऑफर्ड अस सम प्लान, दिस प्लान इज नोन एज द वेबल प्लान। वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द वॉर ये है कि हम आपको एक इंटर्म गवर्नमेंट बना देंगे, और उस इंटर्म गवर्नमेंट के अंदर वो विल यू कैन से कंपोज अ कैबिनेट, जो काउंसिल होगी वो कंसिस्ट ऑफ द 14 सीट्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज, जिसमें से 5 seats will go to the Muslim and the other 5 seats you can say will go to the you can say Hindus, and the rest of the seats will be distributed in the other minorities, जिसमें लो कॉस्ट हिंदू आ जाएंगे और सिख आ जाएंगे, पारसी और या बाकी और भी जो 14 सीट्स के ऊपर हम ये कैबिनेट बना देंगे और आप अपने सारे अफेयर्स को डील करोगे इन टाइम गवर्नमेंट, और उसके बाद जो है आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। तो डेफिनेटली वॉर जब खत्म होती है तो इस अपने फॉर्मूला को इम्पोज करने के लिए ही कॉल्ड अ मीटिंग इन द शिमला, और उसके अंदर ही इनवाइटेड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन द 1945
एंड दिस कॉन्फ्रेंस इज नोन एज अ शिमला कॉन्फ्रेंस। सब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उसमें आते हैं, डिस्कस हिज फार्मूला, तो ये इस तरह मैं कैबिनेट बनाना चाह रहा हूँ, ये मेरा प्लान है, इस तरह हम आपको पावर की ट्रांसफर कर देंगे और डोमिनियन स्टेटस आपको मिल जाएगा। तो जो फार्मूला है उसके अंदर कांग्रेस कहती है हमें इतनी सीट्स चाहिए और मुस्लिम लीग कहती है हमें भी इतनी सीट्स चाहिए। पैरिटी का जो रूल है वो एडमिट नहीं कर पा रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड सिकंदर याद उसकी भी जो है वो डेथ हो जाती है, तो उसका जो पीछे जो आता है खिजर हयात टमाना, तो ही वाज द लीडर ऑफ द यूनिस्ट पार्टी एंड ही वाज नॉट वेरी स्किल्ड पॉलिटिकल लीडर। तो वो कहता है कि हमें मुस्लिम लीग की जो सीटें हैं इसके अलावा मुस्लिम सीट चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा मुस्लिम सीट चाहिए। तो हर कोई अपनी अपनी जो है ना ट्यून, अपनी अपनी जो स्कीम वहां पे दे रहा होता है। तो इसलिए जो शिमला कॉन्फ्रेंस है ये कोई ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो सकी थी दैट टाइम। एंड एट द एंड क्योंकि मुस्लिम लीग का एक ही स्टांस था, वी आर द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन मुस्लिम। तो यूनिस्ट कहते हैं कि हमारे पास भी बड़े सारे मुसलमान हैं, पंजाब के अंदर जो है 55% मुस्लिम और वो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो केपी वाले भी यही कहते हैं कि हम तो कांग्रेस के साथ हैं, हम भी मुसलमान हैं, कांग्रेस को भी मुस्लिम सीट चाहिए थी। तो उस साल इजना कहते हैं कि ऐसा है कि इलेक्शन जो है हम करते हैं, अब इलेक्शन अनाउंस कर दें 1945-46 के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाती है, जो जो सीट्स जीतेगा, ठीक है, वो ये इलेक्शन विल डिसाइड द फेट ऑफ द इंडिया, दिस इलेक्शन विल डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ द इंडिया, कि व्हाट काइंड ऑफ जो है ये फ्रीडम एंड द व्हाट काइंड ऑफ पीपल व्हाट दे वांट फ्रॉम द यू कैन से द इंडियन एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम दिस इलेक्शन। ये इलेक्शन तय कर देगा कि यहाँ के लोगों की एस्पायरेशन क्या और लोग क्या चाहते हैं। सब पार्टीज जो है ना इसमें डेफिनेटली एग्री कर जाती हैं। एंड आफ्टर ऑल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन इन 1945 एंड 46 के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कंटेस्टेड द इलेक्शन, ठीक है, and every political parties show very enthusiasm and the excitement and they started a campaign in the election। और जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं स्पेशली मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस, एंड कांग्रेस जो है कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन ऑन द वन एजेंडा, ठीक है, इफ यू वांटेड टू सी अ इंडिया यूनाइटेड एंड द डेमोक्रेटिक देन वोट फॉर अस। ऑन द अदर हैंड जो मुस्लिम लीग का जो मंशूर होता है, जो मेन पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट जिसके ऊपर पूरे का पूरा उनका इलेक्शन खड़ा होता है, दैट इज इफ यू वांटेड Pakistan and the partition and the independent country, independent homeland, then vote for the Muslim League। दोनों ने बड़ी जबरदस्त अपील की थी लोगों को, दोनों की अपील जायज भी थी, रैशनल भी थे, ठीक है। तो both political parties won the election। ये कैसे हो सकता है कि दोनों इलेक्शन जीत रहे हैं? No doubt कि मुस्लिम लीग won the all Muslim seats given in the assembly। जो रिजर्व मुस्लिम सीट्स जिनका कोटा उनको दिया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो दिया था कोटा मुस्लिम सीट्स का 1/3 रिप्रेजेंटेटिव का, वो सारी की सारी ऑलमोस्ट जो सीट्स होती हैं कुछ प्लस माइनस के साथ सेंट्रल असेंबली में 96% ये रिजल्ट शो कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड कांग्रेस won almost the you can say all general seats, क्योंकि मेजॉरिटी जो उनकी होती है उनको वोट कर देती है कि यस वी वांटेड अ यूनाइटेड इंडिया, और जो मुसलमान होते हैं वो मुस्लिम लीग को वोट कर देती हैं, वही वांट है मतलब पार्टीशन। और जो प्रोविंशियल असेंबलीज के जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी यही इसी किस्म की सिचुएशन बनती है। मुस्लिम लीग won almost you can say 446 सीट्स फ्रॉम द 495 सीट्स। ऑन द अदर हैंड जो कांग्रेस की जितनी जनरल सीटें थी प्रोविंशियल असेंबलीज में ऑलमोस्ट वो भी उसे विन कर लेते हैं। और सिचुएशन ये बनती है कि बोथ पार्टीज won their सीट्स एंड दोनों एक किस्म की मेजॉरिटी थी और दोनों का जो थीसिस था और दोनों का जो एक मंशूर था वो पूरा हो जाता है कि डेफिनेटली जो मुसलमान थे वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी देखना चाह रहे थे, जो डेफिनेटली जो बाकी थे वो यूनाइटेड इंडिया की तरफ आना चाह रहे थे। और इस तरह जो दोनों पार्टीज है अपने अपने मंशूर में कामयाब होकर इलेक्शन के रिजल्ट्स की फेवर में आ जाते हैं। जी अभी ब्रेक कर लेंगे 10 मिनट की। यस सर, ब्रेक दे दें। चलें अभी आप ब्रेक लें, 15 मिनट बाद आते हैं। वो क्लास के अंदर कोई चैप्टर को थोड़ा थोड़ा सा आपको दिया जा सकता है कि ये पढ़ें, फिर हम डिस्कस करते हैं। कुछ पेपर मैं आपको दूंगा, वो
हर क्लास के अंदर कुछ थोड़े थोड़े पता डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट लेक्चर डिलीवर करते रहना और सुनते रहना ये भी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। इसके अलावा भी एक्टिविटी करेंगे और एक प्ले हम कर सकते हैं। मुझे आपसे कुछ थोड़ा सा डिस्कस भी करना था कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है 47 से 2020 तक, यू नो द सिनेरियो, पहले भी आप पढ़ते रहे हो, देखते हो, तो उस सिनेरियो के ऊपर कुछ हम ऐसा प्ले करें जो यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उससे वो बयान करे, वो डायलॉग ऐसे हो जो यहाँ की सूरत हाल को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा हो, उसका पूरा पिक्चर जो है ना पेश करे ऑडियंस के सामने। नमल के अंदर हम ये प्ले करते हैं। आप डिस्कस करें अभी अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, जो ड्रामेटिक सोसाइटी है उसके साथ, हम जो है इस किस्म का जो है वो प्ले अरेंज करें यहाँ पे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को, यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको अच्छा जो है वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ। व्हाट यू से, कुछ आप भी पार्टिसिपेट करें इसमें, आपके क्या आइडियाज हैं? नो, एक्सक्यूज मी ये तो सर। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है सर, सर आपने इतना अच्छा फैसला किया है तो हम तैयार हैं सर इसके लिए। ओके, फैसला तो अब कर ली है, बट ये है कि वो जैसे कहते हैं कुछ प्रिपरेशन भी होनी चाहिए ना, कि उसके अंदर कोई डायलॉग किस तरह के, या आप क्या समझते हो क्या होना चाहिए उसके अंदर, आपके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं कि हम इस तरह प्ले कर सकते हैं, कि एक छोटा सा प्ले हो 20-25 मिनट का, तो उसे रिहर्सल भी कर लेंगे पहले। तो क्या आप सजेस्ट क्या करते हैं, क्योंकि आपने प्लेस काफी पढ़े हुए हैं, मैंने तो पहले बहुत पहले पढ़े थे, तो आपके दिमाग में क्या प्लॉट आता है, किस किस्म का प्ले कर सकते हैं? अभी आप और सोचें, और यू हैव अ टाइम, वीक टू वीक है आपके पास, उसके दौरान आप सारी क्लास मिलके जो है इसमें कंट्रीब्यूट करें। आप देखें बाकी ड्रामेटिक सोसाइटी के साथ डिस्कस कर लें, बाकी डिपार्टमेंट्स मिलके कर लेते हैं ना, बीबीए वाले आप हो गए, हर डिपार्टमेंट से 2-4 स्टूडेंट जितने भी कैरेक्टर रिक्वायर्ड है इनके 2-2 ले लेंगे, ठीक है। तो एक प्लॉट बना सकते हैं, प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर कि ये मुल्क क्या था, क्यों हासिल किया गया, और एट द एंड यहाँ पे कैसे जो डिफरेंट एलीट थी तो उसके इंटरेस्ट कैसे डाइवर्ट हुए हैं, और वो जो डिफरेंट एलीट्स हैं, जो पोलिटिकल एलीट है आपकी, वो पार्लियामेंट में कैसे लड़ती है अपने फादर सेक ऑफ पावर और फादर सेक ऑफ अथॉरिटी। ऑन द अदर हैंड जो मिलिट्री एलीट है आपकी, उसने किस तरफ मूव किया हुआ है और वो क्या चाहती है और वो क्या कर रही है, आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, जुडिशरी क्या बिहेव कर रही है। प्ले में ये शो किया जाए इन सारों की जो टसल है उसकी वजह से जो आवाम है वो मर रहे हैं, उनके मसले हल नहीं हो रहे, ठीक है, वो परेशानी की हालत में। तो इस किस्म का प्ले हो जो यहाँ का जो सिनेरियो है वो बताए पूरे का पूरा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने भी कुछ सोचना है, थोड़े से कुछ प्लॉट बनाना है इसका। मैं भी देख रहा हूँ, तो शरफ है आप आ जाए, आप लोग तो हम फाइनलाइज कर लेंगे इसको, ठीक है जी। चले जी ये सर नेक्स्ट। हमारा मैथमेटिक्स वीक होगा, उसमें ये कर सकते हैं हम। इसमें कर सकते हैं आप। सर मैथमेटिक्स वीक हमारे एचओडी से डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि एक वीक होगा जिसमें आप डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे मैथ से रिलेटेड या आपके कुछ और डिपार्टमेंट की, तो उसमें हम सर ये कर हाँ, कैन कंटिन्यू। ऑब्वियसली ठीक है। तो उसके अंदर ही हम एक्टिविटी करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे हम बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिलके भी ना, बीबीए के या डबल ई से या सीएस वालों में, सब स्टूडेंट्स को मिला के प्ले करेंगे। तो आप भी जरा प्लॉट सोचिए, मैं भी प्लॉट सोच रहा हूँ कि कहानी क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी कहानी पेश करें, एक अच्छा सीन पेश करें यहाँ की ऑडियंस के सामने, जो सारी जो सिनेरियो है पाकिस्तान का वो बयान करे कि पार्लियामेंट एक तरफ बनी हो, उसमें 2-4 लोग बैठे हो, वो लड़ रही हो, और बाकी इंस्टीट्यूशन बना दें, ठीक है, और आवाम खड़ी कर दी कि ये आवाम इस तरह पिस रही है और बाकी आप उसमें ये कर रहे हैं, या जो भी स्टोरी आपके जहन में आए आप शेयर कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में, ताकि फिर हम उसका सीक्वेंस बना के हम उसे जो अच्छी तरह जो है ना वो फॉर्मुलेट कर सकें पूरे के पूरे प्लान। इज इट क्लियर? यस सर। चलें, तो आपने भी सोचना है इसके ऊपर, मैं भी जो है इस पे देखता हूँ। अभी हम आते हैं कम टू द पॉइंट, वी वर डिस्कसिंग बिफोर द ब्रेक, क्रिप्स ये हो गया था, ठीक है जी।
ओके, नाउ विल डिस्कस कैबिनेट मिशन प्लान। तो इलेक्शन हो जाते हैं 1946 के अंदर, और इसी दौरान ही जो था डेफिनेटली जो एक वॉर थी वो खत्म हो जाती है। द वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज एंडेड इन 1945 एंड द अलाइड फोर्सेस वॉन द वॉर एट द एक्सपेंसेस ऑफ द ह्यूज डेथ रेट एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन। पूरा यूरोप तबाह हो जाता है। ये विक्ट्री लेने के चक्कर में अलाइड फोर्सेस ने आधी दुनिया तबाह कर छोड़ी, and they thrown out the atomic bomb on the Japanese। जापान हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिरा के, एटम बम मार के 3-4 लाख बंदा वहां पे मार के, उसकी कॉस्ट जो थी ना, वो उसकी एवज जो है ये विक्ट्री आ गई। डेफिनेटली जापान सरेंडर कर गया, जो विक्टर था वो रिट्रीट कर गया, और पता नहीं कहाँ मर खप गया। ये बड़ी पूरी स्टोरी है। तो इस तरह ये जो विक्ट्री जो है इनके पास आती है। मोहम्मद जैन रेज अ हैंड। क्या हो गया जैन? सर स्लाइड्स शेयर करते हैं, आप स्क्रीन शो नहीं हो रही। सॉरी, मुझे लगा मैंने शेयर कर दी थी। ठीक है, मुझे लगा था। अब हो गई है शो? जी सर। यस सर। अब देख रहे हो ना स्क्रीन को? यस सर। ओके। तो इस सारी सिचुएशन के ऊपर जो ब्रिटेन अलाइड फोर्सेस थी वो वॉर तो विन कर जाती है, ठीक है, बट वॉर के बाद दे वर फेसिंग अ सीरियस प्रॉब्लम एंड ट्रबल, क्योंकि पूरा यूरोप तबाह हो जाता है। जर्मनी के अंदर बर्लिन वॉल खड़ी हो जाती है क्योंकि जर्मनी फतह किया था ना इन्होंने, हिटलर को हराया था। तो आधा जर्मनी जो है वो आप कह लेंगे, जो उनका बर्लिन के अंदर सिटी के अंदर दीवार खींच देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, आधा बांट लेते हैं ना, आधा रशिया ले लेते हैं, आधा ये ब्रिटेन के अंदर चला जाता है। तो इस तरह करके एक सिनेरियो ये करते हैं। तो उस वॉर के अंदर जो था, इनके लाखों लोग मर गए यूरोप के अंदर से, ठीक है। मर्द बड़े सारे रिक्रूटेड थे सोल्जर के तौर पे, बड़े सारे जो यंग मेल थे ना, उसकी बहुत ज्यादा डेथ हो गई थी। और उस टाइम में यूरोप में जो यंग मेल्स थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। यंग मेल जो होता है वो एक लेबर फोर्स होती है किसी भी मुल्क के अंदर। तो यूके से खत्म हो गए, फ्रांस जो थे वहां से खत्म हो गए, बूढ़ों की तादाद वहां पे ज्यादा हो गई। तो ये बड़े परेशान थे। ऑन द अदर हैंड दे वर फेसिंग अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि जंग के अंदर हमेशा रिसोर्सेज जो है ना वो जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रिलियन ऑफ रुपी खर्च हो जाते हैं जंगों के अंदर। तो इसलिए कहा जाता है कि जंग से जो है ना अवॉइड करना चाहिए। हमारे जो साउथ एशियन पीपल है ना, वो साउथ एशियन पीपल हैव अ डिफरेंट एप्टीट्यूड। यहाँ पे जंग की बात हम वैसे करते हैं जिस तरह हम क्रिकेट की बात या सॉकर खेलने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है, या हमारी जनरेशन को, कि जंग होती क्या है। हम बड़े आराम से कहते हैं हमें फलाने मुल्क में ना एटम बम मार देना, हमारी बड़ी दुश्मनी है उसके साथ। यार आप ये इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले 100 दफा सोचें फ्रॉम द एवरी कंट्री कि ये किस किस्म का एक मेंटेलिटी ना आ गई है साउथ एशियन लोगों में। ये दोनों तरफ ही ये प्रॉब्लम चल रही है, इंडिया में भी है, यहाँ पे भी है। हमें ट्रेन भी ऐसे ही कर दिया है हमारे मेंटोर्स ने कि कुछ आपके दुश्मन है, ऐसी इस किस्म की जो हम बातें करके के दुश्मन बना लेंगे, हमने ज़ूम कर ली है। वो अब वॉर मेंटेलिटी भी जो है ना उसी किस्म की हुई है। यूरोप ने ये सारा कुछ फेस कर लिया था 20वीं सदी के अंदर। उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड फर्स्ट भी देख ली, सेकंड भी देख ली, उससे पहले भी ये बड़ी जंग इन्होंने लड़ी। एट द एंड इन्होंने यही कंक्लूजन किया कि ये यूरोप कंटिनेंट जो है ना, अब इसके अंदर वॉर नहीं होगी। और 45 के बाद यूरोप के अंदर भी वॉर नहीं हुई। उन्होंने यूरोपीय यूनियन वहां पे स्टैब्लिश कर ली, और यूरोपीय यूनियन ने यही डिसीजन किया था कि अब यहाँ पे विद इन द यूरोप हम जंग नहीं होने देंगे, और वो बैटल फील्ड वहां पे बना नहीं। अब वो जितनी भी जंगें लड़ते हैं ना, बैटलफील्ड आउट ऑफ द यूरोप होता है। वो बैटलफील्ड यूरोप के अंदर या वेस्ट के अंदर नहीं होता, वो अफ्रीका होता है या एशिया होता है। अब सारी की सारी वो जंगें जो है ना अपनी इधर आके लड़ती हैं, क्योंकि ये एक अच्छा ग्राउंड है जंग लड़ने के लिए। अफगानिस्तान लड़ लो, वियतनाम लड़ लो, ठीक है, इस तरह की कोरियन जंग, ये सारे बड़ा अच्छा फील्ड है यहाँ जंग करने के लिए। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, तो वो कहते हैं कि हमने बड़ा इधर काम करना है अपने मुल्क के लोगों के लिए, उधर उन्होंने जंग नहीं करनी, उन्होंने वो जंग देख ली। 45 की वॉर के बाद डेफिनेटली दे वर फेसिंग अ ह्यूज क्राइसिस। बंदे बड़े सारे मर जाती हैं, मैन पावर नहीं होती, लेबर नहीं होती, माओ के बच्चे मर जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो हर घर में कोई ना कोई जो है ना उसकी डेथ होती है। तो बड़ा एक अजीब से एनवायरनमेंट वहां में बना होता है। मुआशी हालत ऐसी नहीं होती कि मुल्क चल सके। एंड दे वर नॉट विलिंग टू बेसिकली टेकिंग द लोड ऑफ द इंडिया एज वेल, ठीक है, वो इंडिया को दे कुछ नहीं रहे थे, मगर
यहाँ से बड़ा कुछ ले भी गए थे, बट फिर भी वो इस हालत में नहीं थे कि आप इंडिया के साथ मजीद चल सके, और वो भी विलिंग थे कि दे वांटेड टू गिव यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम कि आप ये जो है ना इससे जान छुड़ाएं। जान भी इसलिए छुड़ाना चाह रहे थे कि वॉर के बाद डेफिनेटली जो चर्चिल था ड्यूरिंग द वॉर ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर कंजर्वेटिव पार्टी, वो वैसे ही इलेक्शन हार गया और लेबर पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है, लॉर्ड अटेली वगैरह, तो वो कर्जा लेना चाह रहे थे क्योंकि मुआशी हालत ऐसी नहीं थी उनकी कि कर्जा लिए वगैरह ये चल नहीं सकते थे। तो अमेरिका से जो उन्होंने कर्जे के लिए दरखास्त, ये प्रपोजल दिया कि वी नीड सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो अमेरिका ने जो कंडीशन यही लगाई थी कि आप पहले जो आपकी कॉलोनी है ना उन सारों को आजाद करो, उनको इंडिपेंडेंस हो, ठीक है। जिस तरह आज IMF अपने कंडीशन देते हैं ना कि आप यहाँ पे इन्फ्लेशन करें, यहाँ पे ये करें, यहाँ पे ये करें, तो उन्होंने भी क्या कि ये कॉलोनियों से जान छुड़ाओ और यहाँ यहाँ पे डेवलपमेंट करो, हम आपको ना लोन देते हैं। मार्शल प्लान्स आए थे फिर 1948-49 के अंदर, तो वो मार्शल प्लान फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने के लिए इन्होंने डीकोलाइज करना शुरू किया यहाँ से। So that's why for the attainment of that purpose, the British government, the Labour government, basically appointed a mission. That mission is known as the Cabinet Mission Plan. The Cabinet Mission Plan basically visited the subcontinent in 16 May 1946, which provided for grouping of the provinces instead of the partition of the India. ठीक है, तो इस जो है इस मिशन के अंदर, इस डेलीगेशन के अंदर देयर आर 3 पीपल, ठीक है, बट मोस्ट जो इम्पोर्टेंट था ही वाज मिस्टर स्टैफर्ड क्रिप्स। बिटवीन 1942 व्हेन मिस्टर स्टैफर्ड क्रिप्स अराइव्ड ऑन हिज मिशन, क्रिप्स मिशन जब लेके आता है उसको जो है ना सिनेरियो कुछ और होता है, वो वॉर में होते हैं, बट इन 1946 के अंदर व्हेन ही केम एज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, the circumstances had radically changed in the Europe. So no doubt के they designed the cabinet mission plan to preserve the unity of India and you can say to stop the creation of the Pakistan। ये था कि चलेंगे यहाँ पे यूनिटी भी रह जाए और हम यहाँ से एक रिस्पेक्टेबल तरीके से ना वो एग्जिट करना चाह रहे थे। और जिस तरह अमेरिका ने एक रिस्पेक्टेबल तरीके से एग्जिट किया ना अफगानिस्तान से, पहले तो हमला करके कब्जा कर लिया, इन्होंने भी तो यहाँ पे कब्जा ही किया था ना, तो उसके बाद 100 साल के बाद अब ये दे वांटेड एग्जिट फ्रॉम द इंडिया इन अ रिस्पेक्टेबल वे। तो वो यही था कि हम यूनाइटेड इंडिया के अंदर सब पार्टीज को एग्री करेंगे, हम पावर ट्रांसफर करेंगे और हम चुपके से यहाँ से निकलेंगे। तो that time the cabinet mission plan which had the Mr. Lawrence, the Secretary of the State, Mr. A.V. Alexander, as well as Mr. Stafford Cripps, the member of the cabinet, attacked the principle of Pakistan। ये सारा जो था ये यूनिटी की तरफ लेके जा रहे थे। और the Lord Wavell was also in favor of the United India, but he distrusted Mahatma Gandhi and the Congress। अच्छा, बड़ी अजीब सी सूरत हाल होती है कि अब पर्सनैलिटी क्लैशेस की भी मैं पहले भी बात कर रहा था। अब तारीख को अगर आप उसके सही रुख में देखना चाहती हैं ना, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी क्लैशेस भी थे। अब जो चर्चिल था ना, ही डोंट लाइक गांधी जी, सच्ची बात है। वो कहते थे कि ये बड़ा है ना सिंकी सा बूढ़ा है, बड़ा अजीब सा जिद्दी सा अजीब सा बूढ़ा है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड ही लाइक सर जिन्ना, तो गांधी जी को पसंद नहीं करता था। सर जिन्ना जो थे ना वो फेवरेट थे उसके, क्योंकि सर जिन्ना की जो ओरिएंटेशन थी ना वो थोड़ी सी वेस्टर्नाइज है, बड़े सूटेड बूटेड से और बड़े महंगे जो है ना सूट पहन के और सिगार पीना और बड़ी अच्छी अंग्रेजी, और एंड ही वाज वेल एजुकेटेड, लॉयर थे, जारी बात है, बड़े फेमस लॉयर थे। गांधी जी वाज आल्सो लॉयर, ठीक है, बड़े एजुकेटेड थे, मगर वो बड़े सिंपल आदमी था, खद्दर पहनते थे और बगैर आप समझने के इसके सम टाइम चले जाते थे, तो उनका इस किस्म का सीन था। तो सर जो चर्चिल था वो कहता था गांधी जी के बारे में कि नहीं ये जो है ना ये ऐसे ही वो कर रहा है, ठीक है ना, ये एक्टिंग करता है, ये इस किस्म की कोई सिंप्लिसिटी इसके अंदर नहीं है, ये अंदर से बड़ा जो है ना वो क्लेवर है। तो ऑन द अदर हैंड ही लाइक मिस्टर जिन्ना। तो इसी तरह लॉर्ड वेवल जो था, ठीक है, इसको ट्रस्ट नहीं था गांधी जी के ऊपर, बट लॉर्ड माउंटन बेटन जो था वो ही डोंट लाइक मिस्टर जिन्ना, बिल्कुल भी जो था ना वो पर्सनैलिटी क्लैश था उसका सर जिन्ना के साथ। वो कहता था कि ये जिन्ना जो ना ये एक नंबर का जो है ये क्लेवर आदमी है और ये बड़ा जिद्दी आदमी है। उसका रीजन था कि सर जिन्ना ने भी माउंटन बेटन को ऐसा कोई घास नहीं डाला कोई सही तरीके से ना,
तो जो भी था वो बात ही ऐसे जो थे ना वो सुनते थे। और अदर हैंड कांग्रेस के साथ, नेहरू के साथ उसकी अच्छी केमिस्ट्री मैच होती थी, जवाहरलाल नेहरू के साथ, नो डाउट बड़े अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तो बस सर जिन्ना के साथ उसका क्लैश था। तो ये तारीख के अंदर ये पर्सनैलिटी क्लैशेस ने भी बड़ा रोल प्ले किया कि कहाँ कहाँ लाइकनेस आ रही है गवर्नमेंट के साथ और कहाँ कहाँ पे नहीं आ रही। तो डेफिनेटली जो मुस्लिम लीग थी ये बड़े टाइम से और 1940s से, बल्कि उससे पहले से जो माइनॉरिटी इशू 1906 से लेके चल रही थी कि हम यहाँ पे माइनॉरिटी हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो आपको डील करने चाहिए, अगर वो डील नहीं करेंगे तो हम यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो Excuse जब ये जी जी सर, आपने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन के ताल्लुकात ज्यादा थे वो कांग्रेस से, लेकिन सर हमने तो तारीख में भी पढ़ा है कि उसकी फैमिली के ताल्लुकात ज्यादा थे। देखो ना यार, देखो देयर आर सम रूमर, हमारे जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है ना, ये भी कहानियां बड़ी उड़ाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दे वर गुड फ्रेंड, अच्छे उनके केमिस्ट्री मैच हो गई थी डेफिनेटली। देखो जब इस लेवल पे लोग मिलते हैं ना, आप मकसूद ही हो ना, है ना, तो जब इस लेवल पे लोग मिलते हैं ना, फैमिलीज भी मिलती हैं आपस में, सब मिलते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही खाम पर चीजों को गलत रंग में पेश कर देना, ये जब तारीख लिखनी, ये जो कमर्शियल हिस्ट्री लिखती है ना, तो उसमें इस किस्म की चीजें ऐसे अफवाहें उड़ा देने किसी के खिलाफ। देखो डिस्पाइट ऑफ योर डिसएग्रीमेंट विद कांग्रेस, या उनका डिसएग्रीमेंट मुस्लिम लीग के साथ है, या हमारा जो वहां से इंडिया से जो तारीख आ रही है हमारा उसके साथ डिसएग्रीमेंट है, यहाँ से जो हमने हिस्ट्री प्रोड्यूस की है उनका हमारे साथ डिसएग्रीमेंट है। बट ये जो जाती, ये जो पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन है ना, ये इट इज वेरी रॉन्ग थिंग, ये इट इज अ लाइक अ ब्लास्फेमी। और ये खामखा किसी के जो फैमिली के ऊपर इस तरह जो फाइन उड़ाना, और ये बहुत गलत बात है। इस तरह कोई एविडेंस नहीं है मेरे भाई, ठीक है, कोई पक्का एविडेंस नहीं है, ये सारी अखबारी बातें, ठीक है। ये नेहरू साहब के ऊपर भी एक ब्लेम है और माउंटेन बेटन की फैमिली के ऊपर भी एक ब्लेम है, इस तरह का कोई रियल एविडेंस नहीं है। फैमिलीज मिलती हैं आपस में, इस लेवल पे मिलती हैं, खाना शाना खाती हैं, डिनर करती हैं, घूमने जाती हैं, बट इट डजंट मीन कि आप उसे गलत रंग में पेश करें, ठीक है। सर तो मिशकात ने सवाल किया था। अगर अगर पर्सनैलिटी क्लैश माउंटेन बेटन का और सर जिना का था, या उसकी दोस्ती उधर थी, तो सर जिना का और उससे पहले आप कह लें कि जो वाइसराय था उसके साथ अच्छा केमिस्ट्री रह चुकी थी, एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था, तो कहीं पे ये हो जाता है। जी आप पूछे क्वेश्चन आपने। जी जी सर मैं ये कह रहा था, ये सवाल मिशकात ने किया था, माशाल्लाह उसके पास नॉलेज बहुत है, उसने हिस्ट्री किया है, एक डिग्री ली है सर, ये उसने किया था, मैंने नहीं। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, जिसने भी ये क्वेश्चन किया था, तो मैंने ना क्लियर किया कि ये ना इस तरह ब्लेमिंग करना ठीक नहीं। अगर आपने हिस्ट्री को उसके सही रुख से देखना है तो बड़ा न्यूट्रल ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू देखना पड़ता है। और हम इस कोर्स में यही मेरी कोशिश है कि ठीक है कि हमारा एक नैरेटिव है, पाकिस्तान में एक नैरेटिव है हमारा, वो हमें उसे लेके भी चलना है, तो मगर हमें कोई हक नहीं है कि हम जो बाकी नैरेटिव्स हैं उसके ऊपर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मगर कीचड़ नहीं उछाल सकते, उछालना नहीं, ठीक है। ठीक है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीडर इनकी आपस में वो नई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं हो सका, बट ये हमें कोई राइट नहीं है कि हम जो है गांधी जी को गालियां दें या नेहरू साहब को गालियां दें, दे वर ऑल ग्रेट लीडर्स। तो ऑन द अदर हैंड, मैंने जिसकी पहले भी बात की, सर जनाबाद आल्सो ग्रेट लीडर, अभी हम ब्रेक से पहले यही बात कर रहे थे। और डेफिनेटली कांग्रेस का रास्ता अगर वो रोक रहा था कोई बंदा, तो वो जिना ही रोक, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिना ही रोक सकते थे, ठीक है, क्योंकि मुसलमानों में इस टीचर के जो आदमी थे वो कोई नहीं था कि जो उतना कनेक्टली या उतना क्लेवरली या इतना टेक्निकली जो है इस चीज को देखता, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस वाले जो थे ना वो राम कर ही जाते थे सामने वाले बंदे को, तो सर जनाब कोई आसान हड्डी नहीं रहेगी। चलिए अभी आप ये कैबिनेट मिशन प्लान आपको बताएगा कि सिनेरियो बना क्या था, ये जो पार्टीशन हो रही थी इसमें ये इन्होंने पार्टीशन को रिजेक्ट कर दिया था है मुस्लिम लीग। अच्छा, तो डेफिनेटली मुस्लिम लीग जो थी इनिशियली एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान, तो वो कैबिनेट मिशन प्लान की तरफ भी आते हैं, वो क्या था, क्योंकि जब कैबिनेट मिशन प्लान आता है, ये तीन लोग उनका मेन मिशन था, ये आते हैं तो वो सबसे जो है ना इंटरव्यू करते हैं ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, and they conducted the interview of all big political leaders from the main political parties and the small political parties,
एंड द हिस्ट्री एविडेंस शोज दैट दे कंडक्टेड द इंटरव्यूज ऑफ मीटिंग जिसे हम कहते हैं, तो 700 प्लस जो पॉलिटिकल लीडर्स थे फ्रॉम द ऑल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल ग्रुप्स, उनके वो इंटरव्यू करने के बाद तो वो डिसीजन उन्होंने अपना दिया था। और फाइनली उससे पहले जो था तो मुस्लिम लीग की तरफ से एक डिसीजन जाता है, उनसे मिस्टर जिन्ना से पूछा कि आप किस तरह का जो है चाहते हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किस तरह की चाहते हो। और मिस्टर जिन्ना जो है, सर जिन्ना कहते हैं कि देखो बात सुनो मेरी, मैं चाहता हूँ कि या तो मतलब जो है पार्टीशन हो, पार्टीशन से इस तरीके से ना हो, मगर ये है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं जिसमें 6 प्रोविंसेस वो डिमांड कर रहे थे सर जिन्ना, जो 6 प्रोविंसेस हैं इनके ऊपर एक जो है वो आप बना दो, इनका एक ग्रुप बना दो, और जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनका एक ग्रुप बना दो, क्योंकि बाकी जो है वो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं। इस तरह से ये 2 ग्रुप बनेंगे, और जो फेडरल का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो सेंटर का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये दोनों ग्रुप बिल्कुल उससे तय कर लेंगे। और हर ग्रुप जो होगा वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, हर प्रोविंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में खुद मुख्तार होगा। इंटरनल पावर जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, जो ग्रुप ऑटोनॉमी है, वो बिल्कुल श्योर होगी। और सेंटर के पास देवर ऑलमोस्ट 2 and 3 सब्जेक्ट, जिसमें डिफेंस आ जाएगा, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, या कुछ छोट जो है मामला आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस किस्म का जो है ना वो ग्रुपिंग हम मान सकते हैं। तो डेफिनेटली आफ्टर द यू कैन से लिस्टिंग द ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो अपना एक जो है प्लान अनाउंस कर देते हैं। तो उस प्लान के अंदर जो है वो देयर वर 3 बेसिकली ग्रुप्स, वो कहते हैं 3 ग्रुप बनेंगे। ग्रुप ए वुड बी कंसिस्ट ऑफ ऑल हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, ग्रुप बी, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस इन द NWFP, एंड ग्रुप सी द कंसिस्ट ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस इन द नॉर्थ ईस्ट, जिसमें बंगाल और असम वगैरह ये 2 आ जाएंगे। इस तरह ये 3 ग्रुप बनेंगे, और एज वेल एज ये तीनों ग्रुप अपने अंदर आजाद होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और जितने भी रिजाइडरी पार्ट्स हैं वो ग्रुप्स के पास ही होंगे प्रोविंशियली, और सेंटर के पास सिर्फ थोड़े से मामला होंगे। और जो कांग्रेस होती है वो प्लान को रिजेक्ट कर रही होती है। कांग्रेस कहती है कि जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, और हम जो है यानी कि सेंटर के पास पावर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नेहरू साहब चाह रहे थे और जो पटेल और सर आजाद चाह रहा था कि जो सेंटर होगा उसके पास ये भी पावर होगी, वो जब मर्जी टैक्स रेज करते हो, जितना टैक्स रेज करना है, टैक्सेशन और कस्टम का जो है सब्जेक्ट ये भी सेंटर के पास जाएगा। और भी 2 इस तरह के जो है ना वो सब्जेक्ट लेना चाह रहे थे। तो ऑन द अदर हैंड जो मिस्टर जिन्ना थे, इन्होंने रिफ्यूज किया, कहते कि नहीं, टैक्सेशन का सब्जेक्ट आपको नहीं देंगे, वो कस्टम वगैरह ये सब्जेक्ट हम आपको नहीं देंगे, लेवी टैक्सेस जितने हैं, हम ये मामला जो है ये ग्रुप के पास रहेंगे। ऑन द अदर हैंड जो कांग्रेस ये चाहती थी कि स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बने इंडिया की, जो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन हो, ग्रुपिंग ना हो। तो सर जिन्ना चाहते थे कि 2 ग्रुप हो, मगर 3 ग्रुप के ऊपर भी वो मान गए थे। बट सर जिन्ना का जो आइडिया था वो बिल्कुल लूज जो कॉन्फेडरेशन चाह रहे थे, जिसमें चंद एक मामला सेंटर को देके बाकी जो मामला है हम खुद तय करेंगे। तो इस तरह करके जो है ये कैबिनेट मिशन प्लान वो पेश किया जाता है। दूसरी बात, सर ने इस कैबिनेट मिशन प्लान को इसलिए भी माना था क्योंकि जब इनसे एट द एंड पूछा गया कि हम जी फर्स्ट इंटरव्यू के बाद जब और ज्यादा नेगोशिएशंस आगे चली, क्योंकि इनके बड़े सारे सेशंस होते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के साथ ये, और अगर आप हम यानी कंप्लीट पार्टीशन की तरफ जाती है, ठीक है, अगर आप यूनाइटेड इंडिया के साथ यूनियन नहीं करते तो फिर जो पाकिस्तान आपको मिलेगा उसमें आपको बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि एक तो आपको एरिया कम मिलेगा, जो आप डिमांड कर रहे हो पंजाब, उसमें तो 50% या 55% मुस्लिम है, बाकी जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है वो काट दिया जाएगा, वो हिसाब से जो वेस्ट पंजाब है वो काटा जाएगा। ऑन द अदर हैंड बंगाल जो है वो आधा तकसीम होगा, क्योंकि ईस्टर्न बंगाल में मुस्लिम ज्यादा है, और वेस्टर्न बंगाल जो है वो हिंदुस्तान में शामिल होगा, क्योंकि वहां पे नॉन मुस्लिम है, हिंदू मेजॉरिटी है या और भी लोग रह रहे हैं। तो सर जिन्ना चाहते थे कि हाउ इट इज पॉसिबल कि यू डोंट वांटेड टू गेट अ बंगाल विदाउट कोलकाता। उनको पता था कि कोलकाता की इंपॉर्टेंस क्या है। तो फिर यही फैसला वो कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान यू वांट, अ स्मॉल पाकिस्तान और अ लार्ज पाकिस्तान। लार्ज पाकिस्तान के अंदर ये ग्रुपिंग आ गई थी, और ग्रुपिंग सर जिन्होंने तस्लीम कर ली। ओके, उनको पता था कि अब ग्रुप जो है ये इंडिपेंडेंट होगा
और सेंट्रल के पास थोड़ी सी पावर्स होंगी, तो ग्रुप्स को वो मान गए थे। और छोटा जो पाकिस्तान था, स्टर्मिनेटेड पाकिस्तान वाला जो आइडिया था, जहाँ पे डिवीजन हो रही थी पंजाब की और बंगाल की, ये सर जिन्ना को भी कबूल नहीं थी। सर जिन्ना भी पूरा पंजाब और पूरा बंगाल चाह रहे थे। और इस कैबिनेट मिशन प्लान की एक और बड़ी खूबसूरती थी, इसके अंदर इन्होंने एक क्लॉज रखी, वो इसमें मैंने डिस्कस नहीं की। वो ये थी कि पहले प्रोविंसेस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये जो जो ग्रुप्स हैं, और उसके बाद जो ग्रुप का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, देन दे विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंटर। एंड ये 5 साल गवर्नमेंट चलाएंगे, और उससे अगले 5 साल, यानी 10 साल गवर्नमेंट चलाने के बाद यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, ये 10 साल के बाद ग्रुप डिसाइड कर सकता है कि उसने इंडियन यूनियन के तहत रहना है या अलहदा इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री बनना है। तो सर जिन्ना ने इनिशियली जो है एक्सेप्टेड द प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम यूनियन ऑफ इंडिया के साथ चल के देख लेते हैं, तो अगर हमारी वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी हो गई दैट्स गुड, अगर ना हो सकी तो डेफिनेटली आफ्टर दैट 10 year we will become an independent, we can move toward the independent and the sovereign country। तो ये भी एक था। तो सर जिन्ना जो है उन्होंने जो ये प्लान को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि 2 choices had been offered to Mr. Jinnah, a sovereign Pakistan with Punjab and Bengal, या फिर the other was a larger Pakistan with the whole of Punjab, Bengal and Assam, but without sovereignty या limited independence under the common center। ये जो डेफिनेटली सर जिन्ना chose initially the second choice, this was a hard choice, but because of the grouping of provinces, Jinnah tried to be a get a large Pakistan। और 1920 के बाद मिस्टर जिन्ना के ऊपर एक इल्जाम था कि जिन्ना हैड बीन अक्यूज्ड फॉर, यू कैन से, टेकिंग द सेपरेटिस्ट, यू कैन से, पॉलिटिक्स, और बड़ी बेइज्जती उनकी की जाती थी पॉलिटिकल स्टैंडियों के अंदर। जिस तरह आज भी सिंध के लोग और केपी या बलूचिस्तान के लोग जानते हैं कि सेंटर के अंदर या कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो यहाँ की रीजनल पार्टी को कहते हैं कि ये फेडरेशन का साथ नहीं देते, सेंटर के साथ जो है वो इतना अच्छा नहीं चल रहे। ये लोगों के सेंटिमेंट्स को जो बढ़ा के उनके जो जज्बात हैं उनसे खेल के या प्रोविंशियलिज्म को प्रमोट करके ये वोट लेके असेंबलीज में आते हैं और पावर सीख करते हैं। तो सर जिन्ना के ऊपर भी ऐसे इल्जाम 1920 के बाद जो थे वो कांग्रेस या इधर उधर से लग रहे थे। ये बंदा कम्युनल किस्म के प्रॉब्लम को रेज करके मुसलमानों की जज्बात को भड़का के उनसे वोट लेते हैं और असेंबली में आता है। अदरवाइज इसका कोई पॉलिटिकल स्टेचर नहीं है, या किसी काम का नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है इसका पॉलिटिक्स के अंदर, ये है वो है। क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पंडित या गुरु होती है ना सीन के अंदर, उनको कभी भी मंजूर नहीं होता कि जो है ना एक नया प्लेयर आ जाए और वो प्लेयर बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हो, एक नॉर्मल सी फैमिली से उठ के इतने बड़े स्टेचर पे आ जाए, और सामने में एक बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग, नेहरू फैमिली और गांधी फैमिली और बड़ी ऊंची जातों के लोग बैठे हों, उनको लैंड लॉर्ड और दिस दैट, उनको कभी भी मंजूर नहीं होता उनकी चुदराहट, उनकी सरदारी में कोई आगे क्रैक डाले। तो मिस्टर जिन्ना जो थे वो क्रैक डाल रहे थे। तो ये इल्जाम था कि ये बंदा जो है ना कैमरल और रिलीजियस बेस जो है ना ये सियासत करता है। और ये कैबिनेट मिशन प्लान को जब मान लिया तो ये जो इल्जाम था ये ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, नहीं मैं तो यूनाइटेड इंडिया को मान रहा हूँ, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो वही वाज स्ट्रगलिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स इन द इंडिया। तो अगर मुसलमानों के राइट्स यूनाइटेड इंडिया में प्रोटेक्ट होंगे तो डेफिनेटली वी कैन स्टे हियर, otherwise then we have some other options also, we can choose other option। जी, तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये प्लान एडमिट कर लेते हैं, ठीक है, कांग्रेस को थोड़े से ऑब्जेक्शन होते हैं, इनिशियली कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्लान और सर जिन्ना और मुस्लिम लीग ने तो पूरा इस प्लान को मान लिया था। तो बट आफ्टर वीक 2 वीक अभी मुकम्मल फाइनलाइज नहीं होता, तो कांग्रेस जो है न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं कि जब ये ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगी, चाहे ग्रुप बन भी जाए, जब ये ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगी तो सेंट्रल लेजिस्लेशन असेंबली जो होगी यूनियन की, उसके पास इख्तियारात होंगे, देन दे वुड हैव अ पावर एंड दे कैन चेंज द ग्रुप फॉर्मेशन। तो वो भी कर सकते हैं, एज वेल एज सॉरी
तो ग्रुप की फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, किसी भी प्रोविंस को किसी और ग्रुप के साथ भी ऐड करा सकते हैं, और जो सेंटर के सब्जेक्ट्स हैं वो भी अपनी पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं या ग्रुपिंग को ऑन लेटर ऑन खत्म भी कर सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट क्रिएट्स सम यू कैन से अनोइंग एंड सम सॉर्ट ऑफ एग्रेशन इन द मुस्लिम लीग। तो फिर का इजलास होता है तो ये रियलाइज करते हैं अभी ये कैबिनेट मिशन प्लान इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ, ठीक है, और अभी से इन्होंने इस किस्म की बातें शुरू कर दी हैं कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगी तो फिर देखेंगे, ठीक है, फिर क्या बन जाए फिर हम डिसाइड करेंगे। जब ये अंग्रेज यहाँ से चला जाएगा पावर ट्रांसफर करने के बाद, तो फिर तो ये कुछ भी जो है कर सकती हैं ऑन द लेटर ऑन। तो ये तो इस चीज ने जो था ना मुस्लिम लीग को मजबूर किया कि देन दे रिजेक्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, कि नहीं अब पार्टीशन ही करोगे आप, चाहे छोटा पाकिस्तान ही आए, हमें ये बड़ा पाकिस्तान मंजूर नहीं है, तो हम इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाह रहे। On the other hand, Mr. Patel and Nehru was very, you can say, they smell the Pakistan from the cabinet mission plan. उनको पता था कि अगर ये इस तरह ग्रुपिंग बन जाती है तो सेंटर के अंदर तो पावर, सेंट्रल असेंबली के पास तो पावर नहीं होगी उस तरीके से, तो प्रोविंशियल ग्रुप्स आजाद होंगे, तो हम मुकम्मल तरीके से जो है अपनी पावर अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस के जो हिडन में था डेफिनेटली ये था कि वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहते थे फ्रॉम वेयर दे कैन एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी, और मुकम्मल वो मेजॉरिटी रूल के साथ वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना चाह रहे थे। नो डाउट कि हम हिस्ट्री को न्यूट्रल वे में देख रहे हैं, अकोमोडेशन जो थी ना अगर कुछ हो जाती, राइट्स मान लिए जाते कुछ ना कुछ, तो शायद यूनाइटेड इंडिया की तरफ बात जा सकती थी जिस तरह कैबिनेट मिशन में जा रही थी, बट इट वाज अ डिनायल फ्रॉम द कांग्रेस साइड। और बड़े सारे इंडियन ऑथर है जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिन्होंने जसवंत सिंह जो उनका एक इंटरनल मिनिस्टर भी रह चुका है, एंड ही रोट अ बुक ऑन दिस इशू पार्टीशन के ऊपर। तो उसने सारे का सारा जो इल्जाम है पार्टीशन का उसने कांग्रेस पे डाल दिया। उसने कहा इट वाज नॉट अ मिस्टर जिन्ना, इट वाज अ कांग्रेस जिसने कैबिनेट मिशन प्लान को जो है नहीं माना था, और मुस्लिम लीग जो थी अल्टरनेटिवली जो पार्टीशन की तरफ गई थी। अगर ये मान लेते तो शायद हम पार्टीशन की तरफ ना जाते। तो उनके जहनों में भी कहीं था कि हम जो है ना ठीक है कि हम ये अथॉरिटी एक्सरसाइज करेंगे। स्पेस जब आप नहीं देंगे किसी को तो फिर ये सूरत हाल बनती है, आप मार्जिनाइज नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान के अंदर भी हम रीजनलिस्ट पार्टी को मार्जिनाइज करने की कोशिश करते हैं, या बाकी सूबों की जो अवाम है पंजाब के अलावा इधर उधर से आवाजें इसलिए उठती है ना कि एक डोमिनेंसी हो रही है या जो भी सीन बन रहा है, तो इस चीज से जो है मुल्क विद इन द कंट्री भी परहेज करना चाहिए। ओके, डेफिनेटली जब कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्ट हो जाता है इन द सेम वे जो है उसके बाद 1947 के अंदर जो यहाँ पे वेवल था वाइसराय, ही चेंज रिप्लेस विद द लॉर्ड माउंटनबेटन, and when Muslim League permanently blocked the Lord Mountbatten in attempt to revise the cabinet mission plan, क्योंकि जब वो यहाँ पे आता है वो एक बार फिर ट्राई करता है कि यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान को रिवाइव कर दिया और पॉलिटिकल पार्टीज को एग्री करने यूनाइटेड इंडिया की तरफ, तो बट वो हो नहीं पाता। And he announced a new plan for the partition. The new plan was a 3rd June plan या माउंटनबेटन प्लान, तो जिसकी अंडर पार्टीशन होनी थी। द मेन फीचर ऑफ द 3rd जून प्लान वर द वन, एक तो इसके अंदर ये था कि पार्टीशन ऑफ इंडिया होगी, और जब पार्टीशन ऑफ इंडिया होगी तो डेफिनेटली द सेकंड पॉइंट एमरजेंस ऑफ टू पार्ट्स या टू डोमिनियन इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ पाकिस्तान एंड द इंडिया एज अ सेल्फ गवर्निंग बॉडीज या सेल्फ गवर्निंग यूनिट कह लें या कंट्री कह लें। The third, the partition of Bengal and the Punjab, क्योंकि इसके बगैर डेफिनेटली अगर बनना था तो मुसलमानों को वो एरियाज नहीं मिल सकता था पाकिस्तान को जिसमें नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन रह रही हो। नो डाउट के दोनों सूबों में मुसलमान मेजॉरिटी में थे, मगर इतनी मेजॉरिटी नहीं थी कि वो पूरा सूबा ले सकते, 50 to 60% के दरमियान में थे। So that's why Lord Mountbatten directly asked to the Liaquat Ali Khan कि whether Muslim League would accept partition of the provinces। तो उसके रिस्पॉन्ड में यही कहते कि अगर डेफिनेटली इसके अलावा आपके पास कुछ है तो वो ऑफर करते हैं कि तो होना ही होना है। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट
Political decision to grant the independence of India to the Dominion of India and the Pakistan was undertaken under the third June plan. The constitutional decision was taken under the Government of India Act 1947. ये वो एक्ट था, ये जो वो बिल था जो पार्लियामेंट में पास होता है इंडिपेंडेंस के लिए, उसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहा जाता है। उसके अंदर ये तय हुआ था कि पार्टीशन कैसे होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, कब होगी पार्टीशन, और ड्यूरिंग द पार्टीशन आपने दोनों जो डोमिनियन हैं उनके गवर्नर जनरल कैसे अपॉइंट करने हैं। द इशू ऑफ द अपॉइंटिंग द गवर्नर जनरल डिस्कस इन दिस एक्ट. The act set the process of dividing the armed forces as well as military and the financial assets, which entail the settling matter of detail and the partition of the provinces also. It was in this phase that Pakistan was disadvantaged with the purpose of impeding its freedom. The date was जो थी जब ये बिल पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के, वो डेट थी 18 जुलाई 1947 एंड प्लेस वाज द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन लंदन। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब ये इस तरह का बिल पास हुआ तो अकॉर्डिंग टू द एंड इट इज ओल्ड ट्रेडिशन द क्लर्क ऑफ द पार्लियामेंट कॉल्ड आउट the inverted commas में the Indian Independence Bill. The clerk of the crown, जो बादशाह का नुमाइंदा है, clerk of the crown, the king, representative replied, एक जुमला वो उन्होंने लिखा उसके ऊपर, नॉर्मल ओल्ड नॉर्मल लैंग्वेज जो है ब्रिटिश की 1500 साल जो पुरानी लैंग्वेज है उसके अंदर जो है ना ये सेंटेंस उन्होंने लिखा है, ली रॉयली वॉल्ट, which mean the king's will it, यानी कि ये किंग चाहता है कि ये पार्टीशन हो जाए। उस इंडिपेंडेंस एक्ट के ऊपर ये लाइन लिखी है, ये किंग ने इसकी इजाजत दे दी है इन द ओल्ड नॉर्मल लैंग्वेज। Indian Independence Act was 16 typewritten pages containing 20 clauses, but we will discuss some salient features. The independent dominion of India and Pakistan would be set up from August 15, 1947. India would consist of all the territories, और उन territories पे मुश्तमिल होगा the king which were included in British India, except for those designated as territories of Pakistan. Pakistan would be consist of East Bengal, Western Punjab, Sindh, Balochistan, और ऑप्शन ये थी कि अगर if NWFP referendum show a majority for joining Pakistan Assembly, that province would be the part of Pakistan. There would be a governor general appointed by the king for each of two parts, but until unless provision is made to the contrary by the legislature of the either the dominions, the same person may be the governor general of the both. यही था कि इनके लिए गवर्नर जनरल किंग को अपॉइंट करेगा, अगर उनकी कोई डिपेंडेंट किसी अपॉइंट करना है तो वो लेजिस्लेशन करेंगे और वो अपना गवर्नर जनरल अपना अपॉइंट कर सकते हैं। From the date of transfer of power, the British government would have no responsibility for any of the territories now included in the British India. जब पावर ट्रांसफर कर दी जाएंगे इन द आफ्टर द 15 अगस्त, उसके बाद ब्रिटेन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने अपना डिफेंस कैसे करना है या अपने मामला कैसे चलाने हैं, वो इन्हीं के ऊपर होगा जैसे मर्जी चलाएं, कर्जे लेते रहे या जो मर्जी करते रहे। Temporary provisions made for the government of the dominions, और जो पावर्स थी वो हर एक को डिलीवर कर दी गई, और डिलीवर करने के बाद जो था जो असेंबलीज होंगी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगी, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा पुराना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही काम चलाएंगे। ट्रांजिशनल पावर वर गिवन टू द वाइसराय टू मेक such order as necessary to bring the act into the force, extending at least to March 31, 1948। 15 अगस्त से जो आप मीट पावर जो है वो कुछ दे दी जाएंगी, और बाकी जो है जो बाकी पावर होंगी ट्रांजिशनल पावर वो ऐसा हिस्सा जो है वो देनी शुरू करेंगे। प्लान यही था कि 15 अगस्त को पार्टीशन करने के बाद जो ऐसा से जो पावर है वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया से स्टार्ट करेंगे, पहले उन एरियाज को जो ब्रिटिश वेकेट करेंगे और फिर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से आते आते इस तरह ये यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। बट ये इतना जल्दी में थे, लॉर्ड माउंटबेटन इतना जल्दी में आया यहाँ पे, उसने क्या कि 2-3 माह के अंदर अंदर उसने पार्टीशन की है,
अभी जो डेट थी ना मुकम्मल ट्रांसफर ऑफ पावर की, वो 48 थी, मार्च 48 तक मुकम्मल ट्रांसफर होनी थी, उसको इतनी जल्दी थी, उसने 15 अगस्त तक सारे काम निपटाए और जल्दी जल्दी ये रेड क्लिफ अवार्ड बनवाया, कमीशन अपॉइंट करके पार्टीशन करवा के सूबों की, और इनको दिया है, और जो है ना इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से एग्जिट कर गई है। आपसे ज्यादा जल्दी थी उनको फ्रीडम देने की, क्योंकि सूरत हाल वहां पे भी बड़ी खराब थी। इस तरह जो है ये रेड क्लिफ अवार्ड जो है ये अपॉइंट कर दिया जाता है। और इस अवार्ड के अंदर Radcliffe Award was an instrument by which the partition of India was carried out. This became necessary क्योंकि both parties, Muslim League and uh, basically especially Congress was insisting on the partition of the provinces too. क्योंकि कांग्रेस को ज्यादा था कि यहाँ पे प्रोविंसेस की पार्टीशन होनी चाहिए, और दैट्स वाई दो कमीशन जो है, दो कमेटियां बनाएगी उस कमीशन के अंदर। Cyril Radcliffe they had been appointed the head of the boundary commission, और इसने जो अपना जो स्कीम देनी थी 15 अगस्त से पहले देनी थी, मगर ये थोड़ा सा ना लेट हो गए थे, और जो इसके बाद फिर दो कमिटीज बनाएंगे। देयर वर टू कमीशन फॉर डिमार्केटिंग द बाउंड्रीज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, one for the Bengal and one for the Punjab. It would also supervise the referendum. The Senate for Bengal would be Justice C.C. Biswas and Mukherjee representing the India, Abu Saleh, Muhammad Akram and S.A. Rahman representing the Pakistan. इस कमेटी के अंदर ये लोग शामिल थे जो बंगाल का कमीशन बना था, तो कुछ इंडिया को प्रेजेंट कर रहे थे और कुछ पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे थे। फॉर द पंजाब वुड बी द जस्टिस तेजा सिंह एंड द मेहर चंद और रिप्रेजेंटिंग इंडिया, and Deen Muhammad and Muhammad Munir representing Pakistan. The chairman of both committees would be the British barrister Mr. C.D.L. Radcliffe. जब ये कमीशन बना तो उस वक्त भी सर जना जो थे वो कह रहे थे कि ये कमीशन जो है ना ठीक है, मुझे ट्रस्ट है इसके ऊपर, बट ही वांटेड सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कमीशन। वो यूनाइटेड नेशन को जो है ना उसका नुमाइंदा अपॉइंट कराना चाह रहे थे, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो थी वो भी थोड़ी जल्दी में थी, और कांग्रेस भी कह रही थी कि नहीं इस तरह और डिले हो जाएगा, क्योंकि यूएनओ है अपना वो अपॉइंट करेगी यहाँ पे मशीन, वो सारी सूरत हाल देखेगा, ये ना हो कि इस तरह साल 2 साल 3 साल और निकल जाए इस सारी सूरत हाल के अंदर। ये बड़ा जल्दी जल्दी सारे काम में निपटाने की कोशिश की है, तो ये सीन बना है। और बाउंड्री कमीशन के अंदर भी बड़े सारे इश्यूज हैं, बाकी रीडिंग आप खुद करना, ठीक है। तो पंजाब डिवाइड होता है, उसमें कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं जिसमें स्पेशली गुरदासपुर वगैरह था, वो इंडिया को दे दिया गया, तो आज तक हम क्लेम कर रहे हैं। और गुरदासपुर वाज से टेरिटरी इंडिया को देने से वो रास्ता भी नहीं कश्मीर तक जाने का, अगर गुरदासपुर का जो है ये ना शामिल करते तो उनको कभी भी जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा था। तो डेफिनेटली तो कांग्रेस और बाकी सारे पावर प्ले है ना ये ओवरऑल, तो अपनी अपनी एफर्ट कर रहे थे किसको कितना मिलना था। तो इस बाउंड्री कमीशन के अंदर भी इस किस्म की जो है वो बात चीजें चलती रही। सो इन दिस वे वी टुडे वी हैज एंडेड द फ्रीडम मूवमेंट एंड द प्री पार्टीशन एरा, और नो डाउट के पीछे जो 3 लेक्चर थे कंसिस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड द फ्रीडम मूवमेंट। वी हैड कवर्ड ऑल द थिंग्स इन डिटेल एंड लेंथ, तो इसको आपने गो थ्रू करना है, पढ़ना है। क्या करते हो आप? बोलने तो सही। हेलो, आर यू देयर? Yes, sir. सर हाँ तो कुछ बोले ना कुछ। तो ये आज हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, तो उसके बाद जो है आपने इसको पढ़ना भी है, ठीक है। तो तभी होगा कि अब आप काम ऐसे ही आगे जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको भी देखेंगे। अब ये है कि आप अटेंडेंस लगवा लेते हैं।